अस्सलामुअलैकुम। नॉवेल्स लाइब्रेरी में खुश आमदीद। हमारी नॉवेल का नाम है इश्क तेरा, राइटर अबीरा हसन। और इस नॉवेल की हम किस्त नंबर 7 रीड करेंगे। नॉवेल आप लोगों को कैसी लग रही है मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए, अपनी राय बताइए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और वीडियो को, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, और जो लोग आपके रिलेटिव में नॉवेल सुनना पसंद करते हैं, रीड करना पसंद करते हैं, उन लोगों से भी हमारी चैनल की लिंक शेयर कीजिए और नॉवेल सुनिए, रीड कीजिए और खूब इंजॉय कीजिए और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं हमारी प्यारी सी खूबसूरत सी नॉवेल की जानिब। एक हाथ से साड़ी का पल्लो संभालती, दूसरे हाथ में मौजूद सेल फोन पर बात करती हुई, चेहरे पर नखवा ज़दा से तासुरात सजाए, क्लफ लगी गर्दन के साथ आंखों में तफाखुर का तासुर लिए सहज सहज कदमों से सीढ़ियाँ उतरती ये हस्ती महविश आफंदी थी, जिनके गरूर और फ़ख्र का ना सिर्फ शहरियार मेंशन में बल्कि जावियार हाउस, दुर्रानी पैलेस और शाह मेंशन में डंका बजता था। अपने से निचले दर्जे के लोगों को वो मुंह लगाना पसंद नहीं करती थी। घर में वो सिर्फ रात को शहरियार साहब के सामने ही नजर आती थी। उनका सारा दिन मुख्तलिफ पार्टीज और अपने क्लास की लेडीज़ के साथ शॉपिंग और होटलिंग में गुजरता था। अपने क्लास की पार्टीज़ की वो रूह रवा समझी जाती थी। सास दुरिया बेगम की ज़िंदगी तक भी वो बकौल खुद के खासी बंदिश वाली ज़िंदगी गुजार रही थी, क्योंकि वो उनके ज़्यादातर मामलात की खैर खबर रखती थी। मगर उनके इंतकाल के बाद तो महविश आफंदी आज़ाद तितली की तरह हर तरफ उड़ने लगी थी। शहरियार आफंदी तो थे ही अज़ल से उनके शेदाई। घर के मामलात बीवी के सपुर्द करके खुद सब तरफ से चश्म पोशी इख्तियार कर चुके थे। वह घर और बच्चों के तमाम मामलात की सया सफ़ेद की मालिक थी और अपने वालिद के तौक़ात के मुताबिक महविश आफंदी ने अपनी शादी के बाद अपनी बहनों को भी अपनी ही क्लास के घरानों में सेट करवा दिया था। उनकी तीनों छोटी बहनों की शादियां बेहद मतमूल घरानों में हुई थी, सिवाय उनसे छोटी जरविश के, जिसकी शादी उनकी ही तरह शहर के एक जाने माने बिजनेसमैन फराज खान से हुई थी। मगर ये उनका ख़राब नसीब था या खुदा की मर्ज़ी कि उनकी अच्छी भली चलती ज़िंदगी अचानक तूफ़ानों की नज़र हो गई। चंद सालों में ही फराज खान को बिजनेस में होने वाले पे दर पे लॉस ने बिल्कुल खलाश करके रख दिया और इसी टेंशन ने उसे शराब और जुए की बुरी लत लगा दी, जिसकी वजह से वो बिजनेस छोड़कर जॉब पर आ गए। बंगला भी बिक चुका था और वो एक अवस्थ दर्जे के एरिया के छोटे से फ्लैट में शिफ्ट हो गए। शहरियार साहब ने अपने तय उनकी काफ़ी मदद भी की, मगर उनकी दी हुई मोटी रकम भी वो नए सिरे से बिजनेस में लगाने के बजाय जुए में हार गए थे। और यही हरकत शहरियार आफंदी के गुस्से की वजह बन गई। उन्होंने दोबारा से जरविश के शोहर की ना सिर्फ मदद करने से इनकार कर दिया, बल्कि महविश जो अपनी बहन को अपने साथ शहरियार मेंशन में लाकर रखना चाहती थी, उनकी ख्वाहिश को शहरियार साहब ने बुरी तरह मुस्तरद कर दिया था और महविश शहरियार के साहब के गुस्से की वजह से खामोश हो गई थी। बाकी बहनें और उनके शोहर खासे समझदार वाक़ई हुए थे। उन्होंने जरविश और उसके ख़ानदान से धीरे धीरे सर्द मोहरी के ताल्लुकात कायम करते हुए बाद में मुकम्मल क़िता ताल्लुक़ कर लिया था। एक बहन तो इसी दौरान दुबई शिफ्ट हो गई थी और दूसरी जो इसी शहर में थी वो जरविश को मुँह लगाना पसंद नहीं करती थी। महविश के माँ बाप का इंतकाल भी कुछ वक्त पहले हो गया था। जरविश के बस 2 ही बच्चे थे, एक बेटा रिजवान जो आदिल की ही उम्र का था और एक बेटा अनीका जो आदिल और रिजवान से 3 साल छोटी थी। महविश की सारी हमदर्दियाँ अपनी बहन के साथ थी, इसलिए वो आए दिन उन पर नवाजिशात की बारिश करती रहती थी, जिसके बारे में शहरियार आफंदी को भी पता नहीं चलता था। इसलिए अवस्थ दर्जे के घर में रहने वाली जरविश की ज़िंदगी की गाड़ी खासी शान और शौकत से चल रही थी। पैसों के अलावा जेवर, कपड़े, कारी ज़रूरत की हर चीज़ महविश आफंदी की बदौलत जरविश और उसके बच्चों को मैसर थी। बेटियों की शादी तो शहरियार साहब ने अपनी मर्ज़ी से अपने कज़िन और रेहान शाह और जाविया शाह के बेटों से कर दी थी, जिस पर महविश ने कोई एतराज़ भी नहीं किया था, क्योंकि एक तो महविश की बहनों में किसी के बच्चे आयशा और अनाया के उम्र के नहीं थे। दूसरे आयशा और अनाया दोनों के शोहर हाशिम हसन शाह और राहिम शाह किसी तौर भी हैसियत में शहरियार आफंदी से कम न थे, बल्कि उनसे भी कुछ ऊपर ही थे। इसलिए महविश को बेटियों की शादी पर कोई एतराज़ नहीं था। मगर आदिल के
मामले में वो शोहर को पहले बावर करा चुकी थी कि उसकी शादी वो अपनी मर्जी से और अपनी पसंद की लड़के से करेगी। आदि के लिए उन्होंने शुरू से अनीका के बारे में सोचा था, जो अपनी खाला की खासी सर चढ़ी थी और अक्सर शहरियार मेंशन में पाई जाती थी। उसके दो ही काम थे, बेतहाशा फैशन करना, दिन रात मेकअप से लबरेज रहना और शहरियार के आगे पीछे घूमकर उसे अपनी अदाओं के जाल में फंसाना। आदिल तो फिर भी उसका कजिन था, लेकिन रकीम, हालिब और फ़हीम भी इस चलती फिरती मेकअप की दुकान से पनाह मांगते थे। फ़हीम तो कई बार उसे देखकर उसके सामने उल्टा लेट कर हाथ जोड़कर इल्तिजा करने लगता था कि उसके सामने अनीका अपनी असली सूरत में आया करे, जिस पर वो तलमला कर गुस्से से वॉकआउट कर जाती थी। अब भी महविश आफंदी कान से फ़ोन लगाए भांजे से बात कर रही थी, जो आदि की गैर मौजूदगी में नार्दर्न एरियाज घूमने निकल गई थी। आप कब तक आ रही हो जानू? जल्दी आ जाओ, आदि भी बस कुछ दिन में आने वाला है। वो गया तो आप भी उसके साथ चली गई। मैं आप दोनों को बहुत मिस कर रही हूँ। धीरे धीरे चलती हॉल से गुजरती अपने बेहद शानदार से लाउंज में जाकर नज़ाकत से सोफे पर बैठ गई। अच्छा, मज़ीद 1 महीना लगेगा? ओह, मगर क्यों? तुम्हें गए हुए खासा वक्त हो गया है। महविश आफंदी अपने गले में पहने बेशकीमती डायमंड सेट पर हाथ फेरते हुए बोली, फिर रुक कर दूसरी तरफ की बात सुनने लगी। ओके डार्लिंग, यानी आप बाकी की जगहों पर भी जाएंगी? ठीक है, एंजॉय करें आप। मैं आपकी मम्मी पापा से बात कर लूँगी। अब गई है तो अच्छे से घूम फिर कर आएँ। और हाँ, मैं आदि से भी बोलूँगी आपसे बात कर ले। हाँ हाँ हाँ, ओके जानू, टेक केयर, बाय। और मुस्कुराते उसे रस्मी कलमात कहती फ़ोन बंद कर गई। अब उनकी पुरसोच नज़रें वॉल क्लॉक की तरफ उठी, जहाँ रात के 11 बज रहे थे और शहरियार अभी तक ऑफिस से नहीं आए थे। उनकी उंगलियां नज़ाकत से अपने टच फ़ोन पर चल रही थी। वो शहरियार साहब का नंबर डायल कर रही थी। हेलो शहरी, कहाँ रह गए आप? 11 बज रहे हैं, मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ। रास्ते में, ओके, जल्दी आए। वो कॉल डिस्कनेक्ट करती हुई सोफे से टेक लगाकर बैठ गई। तभी उनकी नज़र क्रिस्टल की सेंट्रल टेबल पर लगे उस बदनुमा दाग पर पड़ी। उनके खूबसूरत पेशानी पर 2 मिनट में बल नमूदार हुए। उन्होंने वही से जोरदार आवाज़ में नौकरानी को आवाज़ दी थी। सईदा, सईदा, कहाँ हो तुम? यहाँ आओ जल्दी। नौकरानी, जो अभी शहरियार साहब के आने के मुंतजर अंदर किचन में बैठी ऊँग रही थी, मालकिन की धार पर हड़बड़ा कर होश में आई भागती हुई मालकिन के पास आ पहुंची। जी जी बेगम साहबा, क्या हुआ जी? वह खिलाती बोली। ये क्या है? महविश आफंदी ने दाग की तरफ इशारा करते हुए गुस्से से कहा। सईदा वो दाग देखकर एकदम बुखला गई। वो जानती थी उसकी मालकिन को काम के मामले में थोड़ी सी भी कोताही बर्दाश्त नहीं होती थी। ऐसे मैनेज करती हो तुम सारे नौकरों को? अंधी हो गई हो जो तुम्हें टेबल पर लगा इतना बड़ा ये दाग नजर नहीं आया? क्या करती रहती हो सारा दिन? तुमसे अपनी निगरानी में सफाई तक ढंग से नहीं कराई जाती। और ये हमीदा कहाँ है? आ जाने दो उसे, कल ही काम से फारिग करती हूँ। इतना सा काम ढंग से नहीं होता तुम लोगों से। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? साफ करो उसे, गुस्से से बोली थी। सईदा बौखलाते हुए तेजी से गिरती पड़ती किचन में गई और साफी लाकर जल्दी से वो दाग साफ करने लगी थी। आगे से मैं तुम्हें ऐसी लापरवाही का मुजाहरा करते ना देखूं, और अपनी बेटी को भी समझा देना कि आइंदा से ऐसी गलतियां मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझी? जाओ और खाना टेबल पर लगाओ, शहरी बस पहुंचने वाले हैं। वो सईदा को ऑर्डर देती दोबारा बैठकर अपने सेल फोन में गुम हो गई। सईदा अपनी जान छूटने पर शुक्र मनाती जल्दी से किचन पहुंचकर खाना गर्म करने लगी। तभी बाहर शहरियार साहब की गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। महविश आफंदी जल्दी से उठकर शोहर के इस्तकबाल के लिए पोर्च की तरफ बढ़ गई। ये भी सच था कि अपने शोहर और बेटे से वालिहाना मोहब्बत करती थी। इतनी देर क्यों हो गई आज? कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। वो एक हाथ से गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते शोहर को देखकर बोली, जो शादी के 31 साल बाद भी आज भी इतने ही वजिया और हैंडसम थे। काले रंग के 2 पीस में सुर्ख व सफ़ेद रंगत पर खड़े खड़े नकोश, गहरे ब्राउन आंखों पर नज़र का चश्मा लगाए, अपनी टॉल हाइट, ब्राउन और कहीं कहीं से गिरे होते बाल एक साइड जमाए, वो बहुत बावकार और ग्रेसफुल लग रहे थे। बढ़ती हुई उम्र ने उनकी वजाहत में और इजाफा कर दिया था। वो इतने हैंडसम लग रहे थे कि महविश आफंदी उन्हें देखकर मुबहम सा मुस्कुराते उनकी वजाहत की दिल में कायल हो गई थी। वो इतने वर्षों से यूं ही तो उनके इश्क में गिरफ्तार नहीं थी, कुछ तो था उनमें जो आज तक उनके शहर से नहीं निकल पाई थी। अस्सलाम वालेकुम। वो मुस्कुराते बीवी की तरफ बढ़े और उन्हें बाजू के हल्के में लेकर सलाम करते अंदर की तरफ बढ़ने लगे। वालेकुम अस्सलाम। इतनी देर क्यों हुई? वो झेप कर मुस्कुराते हुए उनसे बोली कि अब भी सलाम में पहल शहरियार साहब ने की थी। महविश हमेशा की तरह सलाम करना भूल गई थी, या फिर वो ये ओल्ड फैशन स्टाइल अवॉइड करती थी। बस यार, वो फरमान जावियार और रेहान वगैरह के साथ चला गया था आशियाना। बहुत दिन हुए बच्चों से मिलना नहीं हुआ था, बस वहीं पर देर हो गई। आपको पता है महविश, मुझे
बहुत सुकून मिलता है जब मैं उन छोटे छोटे बच्चों की आंखों में अपनी ख्वाहिशें पूरी होने की मासूम सी खुशी देखता हूँ ना, मेरा दिल अंदर तक मुतमईन हो जाता है। वो सरशार लहजे में बोलते उनके साथ अब ऊपर बेडरूम में चले गए थे। उफ, एक तो आपका ये डाउन टू अर्थ बिहेवियर, कितनी दफ़ा समझाया है मैंने आपको कि आपका स्टेटस, आपकी पोजीशन, आपकी शख्सियत पर इस तरह के फजूल काम सूट नहीं करते। अगर इतनी ही मोहब्बत है आप लोगों को उन यतीम बच्चों से, तो उनके लिए महीने के महीने थोड़ी बहुत रकम भेज दिया करें। खुद वहाँ जाकर घंटों टाइम स्पेंड करने की क्या ज़रूरत है? वो नाक चढ़ाकर मगरूर लहजे में बोली थी। शहरियार साहब का घड़ी उतारता हाथ एक पल को ठिठका था, फिर वो सर झटक कर मुस्कुरा दिए। आप जानती हैं महविश, पापा के इंतकाल के बाद जब मैं और मम्मा अकेले रह गए थे ना, तो सब कुछ होते हुए भी बहुत सी ऐसी ख्वाहिशात थी जो अधूरी रह गई थी। मैं पापा के बिना खुद को बहुत तन्हा महसूस करता था। मम्मा के अलावा दोनों मामू भी बहुत ख्याल रखते थे मेरा, मगर कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो बस पापा ही मुझे दे सकते थे। पापा के जाने के बाद उनकी जगह कोई नहीं ले सका, और वो बच्चे जिनके पास ना उनकी माँ है ना बाप, वो खुद को कितना अकेला महसूस करते हैं। किस तरह वो अपनी अधूरी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। मैं जितनी देर वहाँ रहता हूँ उन बच्चों को की वो बेबसी महसूस करता हूँ, उनकी आंखों का इंतज़ार, उनके पास उनके अपनों के ना होने की वो तकलीफ़ कई कई दिन मुझे बेचैन रखती है। एनीवे, आपको समझ नहीं आएगा। चले मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर साथ मिलकर खाना खाएंगे। अपनी लंबी बात के बाद जवाब में उनकी चढ़ी हुई नाक और पुरशुकन पेशानी को देखते हुए उनके बिगड़े मूड का अंदाज़ा लगा सकते थे। पिसा झटकते हुए वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गए और महविश भी चेंज करने के इरादे से ड्रेसिंग रूम में चली गई। कुछ देर बाद शोहर के साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए महविश आफंदी का मूड बहाल नहीं हुआ था। शहरियार साहब ने अपनी नखरीली बेगम को एक नज़र देखा। आदि कब वापस आ रहा है? बहुत याद आ रही है उसकी। आपसे बात हुई क्या? बहुत दिन हो गए उसे गए, अब तो आ जाना चाहिए ना उनको। वो उनका मूड चेंज करने की खातिर बोले, क्योंकि वो अपनी अजीज जान बीवी को इस तरह मूड ख़राब में नहीं देख सकते थे। कुछ भी था, उन्हें महविश आफंदी से मोहब्बत भी बहुत थी। वो उनकी मनचाही बीवी थी। अभी खाना खाकर उसे कॉल कर लेते, फिर आप खुद पूछ लीजिएगा। 2-3 दिन पहले बात की थी मैंने, तब कह रहा था कि इसी वीकेंड आ रहा है। इतने दिन हो गए उसे देखे हुए। वीडियो कॉल करते हैं। बेटे का जिक्र करते ही वो पुरजोश हो गई थी। वो मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाने लगे। फिर खाने से फारिग होते हुए उन्हें 12 बज गए। जब उन्होंने आदि को कॉल की थी उस वक्त पाकिस्तान में 12 बजे थे, तो कनाडा में इस वक्त सुबह के 10 बज रहे थे। शहरियार साहब ने सेल हाथ में लेकर टाइम देखकर वक्त का अंदाज़ा लगाया। कुछ बेल्स के बाद दूसरी तरफ से कॉल पिक की गई। अस्सलाम वालेकुम डैड, कैसे हैं आप? दूसरी तरफ कॉल कनेक्ट होती स्क्रीन पर आदि की फ्रेश सी सूरत नजर आई। वाइट वुलन टी शर्ट पर लाइट ग्रीन स्विस जैकेट पहने, अपने बिखरे खूबसूरत ब्राउन बालों को जेल से सेट किए, आंखों पर स्टाइलिश गॉगल लगाए, वो नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रहा था। महविश ने अपने जाजिब नज़र बेटे को देखकर बेतहाशा माशाल्लाह कहा, जबकि शहरियार साहब भी अपने हैंडसम बेटे को देखकर मुस्कुराए थे। वालेकुम अस्सलाम बेटा, हम ठीक है। मैं जान, तुम कैसे हो? कब वापस आ रहे हो? कितना दिल कर रहा है तुम्हें देखने का। महविश आफंदी निहाल होती नज़रों से बेटे को देखते हुए बोली, ओह माय स्वीट मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कल वापस आ रहा हूँ। बस एक दिन और इंतज़ार कर ले, मैं आज आपको कॉल करने वाला था। अनाया आपी और आयजा आपी कैसी हैं? मैंने आप सब के लिए ढेर सारी शॉपिंग की। और डैड, आप जॉगिंग पर जा रहे हैं कि नहीं? वो माँ को जवाब देकर बाप से बोला, हाँ बेटा, रोज़ जाता हूँ। अब तुम आ जाओगे तो दोनों बाप बेटा साथ मिलकर जाया करेंगे। उनके लहजे में बेटे के लिए प्यार ही प्यार था। ओके माय जंपिंग जैक, वैसे मेरे पीछे आप इतने ज़्यादा हैंडसम और यंग कैसे हो गए हैं? जवान रहने का कोई सीक्रेट हाथ लग गया है क्या? शरारत से बाप की टांग खींचता हुआ बोला, मैं तो शुरू से ही यंग एंड हैंडसम हूँ मेरी जान। याद नहीं है तुम्हारी यूनिवर्सिटी फेयरवेल में तुम्हारे क्लास फेलोज में तुम्हारा बड़ा भाई समझे थे मुझे? वो भी शरारती अंदाज में बेटे से बोले और एक नज़र साइड में बैठी मुस्कुराती ही बीवी को देखा। हाँ हाँ हाँ, मुझे याद है, आपने इस बात का काफ़ी एडवांटेज लिया था और
उन दिनों मम्मा को काफ़ी चिढ़ाया भी था। वो हंसते हुए बोला, वैसे कहाँ जा रहे हैं साहबजादे इतनी सुबह सुबह? अभी वहाँ सिर्फ 10 बज रहे होंगे शायद। उसे नकसक से तैयार बैठा देखकर बोली, हाँ डैड, बस जरा मार्केट तक जा रहा था, मुझे कुछ सामान लेना था अपने लिए। आदि को बेसाख्ता कल रात का हादसा याद आया था। हालिब की जल्दबाजी और गुस्से ने पूरा काम बिगाड़ कर रख दिया था, इसलिए आज उसे हर सूरत में महरूसा से मिलकर अपने दिल की बात बतानी थी। तभी वो सुबह उठते ही तैयार हो गया था। ओके माई सन, फिर आप जाओ। और कल किस वक्त की फ़्लाइट है? हम आपको लेने आ जाएंगे। महविश बात समेटते हुए बोली, हम लोग कल शाम 4 बजे तक पहुंच जाएंगे और आप मत आइएगा, हम खुद आ जाएंगे। आदि जल्दी से बोला, ओके बच्चे, वेल वेट फॉर यू, मिसिंग यू एंड येस आई लव यू जानू। अरे हाँ आदि, आप अनीका से बात कर लेना, पूछ रही है आपको। महविश आफंदी स्क्रीन पर नजर आते बेटे के चेहरे को हाथ से छूकर प्यार करती हुई बोली, नो वे मॉम, इस वक्त तो बिल्कुल नहीं। मैं भी आपकी इस मेकअप की दुकान भांजे से बात करके अपना मूड डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहता। बालों में जैसे बबल गम चिपकता है ना, बिल्कुल ऐसे चिपक कर रह जाती है वो, और मेरा इस वक्त उसे अपने साथ चिपकाने का बिल्कुल मूड नहीं है। जल्दी से निकलना है बस। इसलिए बाय बाय माय मम्मा जान, लव यू एंड लव यू टू डैड। अपना ख्याल रखे दोनों, अल्लाह हाफिज़। दोनों माँ बाप से अलविदाई कलमात कहकर वो कॉल डिस्कनेक्ट कर गया था। शहरियार साहब उसके अनीका के बारे में किए गए तबसरे पर मुस्कुरा कर रह गए। ओफ, कितना नॉटी है आपका बेटा, वो बच्चे इसका कितना ख्याल रखती है, फिर भी ये उसे किसी खातिर में नहीं लाता। महविश आफंदी नफ़ी में सरिलाती तासुब से बोली, बच्चा है महविश, कोई बात नहीं, मजाक करा था, आप सीरियस मत ले। चले, अब रात बहुत हो गई है, सुबह मुझे जल्दी ऑफिस जाना है, एक ज़रूरी मीटिंग है मेरी। वैसे बेटे से बात करके अब तो आपका मूड यकीनन खुशगवार हो गया होगा। शहरियार साहब ने बीवी को नरम नज़रों से देखते हुए कहा, हाँ, इतने दिन बाद उसे देखा है, और आपने देखा मेरा बेटा माशाल्लाह कितना खूबसूरत हो गया है, बिल्कुल आपकी तरह लगने लगा है वो। महविश आफंदी शहरियार साहब के साथ अपने बेडरूम की तरफ बढ़ती हुई बोली, नहीं, वो बिल्कुल पापा जैसा है। मैं जब जब उसे देखता हूँ मुझे पापा की याद आती है। वो बीवी से बात करते हुए सीढ़ियाँ चढ़ते ऊपर जा रहे थे। जी नहीं, वो आप जैसा है। मैं जब उसे देखती हूँ लगता है वक्त जैसे दोबारा पीछे चला गया हो। मोहब्बत से शोहर को देखती हुई बोली, उफ मेरी ज़िद्दी बीवी। बे चले, आपकी बात मान लेते हैं अब खुश? उनके सामने हाथ जोड़ते हुए बोले, हाँ बहुत खुश। वो फ़ख्र से गर्दन अकड़ा कर बोली। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर जोर से हंस दिए। गाड़ी में दो नफोस की मौजूदगी के बावजूद भी खामोशी फैली हुई थी, गहरी खामोशी। एक वजूद लब भेजे ड्राइव करने में मसरूफ़ था तो दूसरा वजूद सर झुकाए खामोशी से आंसू बहाने में। डीप रेड कामदार दुपट्टे को उसने हिजाब की सूरत अपने चेहरे के इतराफ लपेटा हुआ था, जिससे उसके सीधे गाल पर छपा थप्पड़ का निशान छप गया था। उसके खामोशी से बहते आंसू उसकी गोद में रखे हाथों पर गिर रहे थे। हालिब का दिल उसके गिरते हर आंसू के साथ कतरा कतरा पिघल रहा था। आज उसने गुस्से में सफ़ीन को बहुत तकलीफ दी थी। हालांकि पिछली बार वो उससे वादा कर चुका था कि वो उसकी वजह से सफ़ीन की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देगा, मगर अपना किया वादा वो अगली ही मुलाकात में बुरी तरह से तोड़ चुका था। कब तक शौक मनाने का इरादा है? मैं अभी जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ जो इस तरह रो रो कर हलकान हो रही हो। वो तंजिया लबुलहजम बोला। सफ़ीन ने घायल नज़रों से हालिब को देखा जो गर्दन मोड़े उसे देख रहा था। सफ़ीन की बेहद खूबसूरत ओशन ग्रीन आंखें रोने के बास गुलाबी हो रही थी। बिना लिपस्टिक के उसके सुर्ख होंठ शिद्दत से रोने की वजह से सूटे हुए से लग रहे थे। उसका कमसन खूबसूरत चेहरा डीप रेड दुपट्टे के हाले में इतना दिलकश और पुरनूर लग रहा था कि हालिब के लिए हसीन मूरत से नजरें हटाना मुश्किल हो रहा था। सफ़ीन ने उसे टुकटुकी बांधे देखकर तेजी से गर्दन मोड़कर विंडो स्क्रीन के पार देखना शुरू कर दिया। मुझे घर के सामने वाली सड़क पर उतार दे, बस घर में खुद चली जाऊंगी। मैं नहीं चाहती इस वक्त कोई मुझे आपके साथ दिखे। उभर्राई हुई आवाज़ बोली। क्यों डरती है मुझे दुनिया के सामने एक्सेप्ट करने से? सपाट लहजे में बोला, प्लीज़, मैं नहीं चाहती कि अभी पापा को इस निकाह के बारे में पता चले, पापा को या किसी और को, मगर ठीक है, इतना मैं आपके लिए कर ही सकता हूँ। आफ्टर ऑल यू आर माई बेटर हाफ। आपकी ख्वाहिशात को पूरा करना मेरा फ़र्ज़ है। उसने सफ़ीन को जताया था। सफ़ीन ने खामोश रहने में ही आफियत समझी। ले आ गया आपका घर, और आपकी ख्वाहिश के मुताबिक मैंने गाड़ी भी काफ़ी दूर रोकी है। उसके लिए मुझे इनाम तो मिलना चाहिए। गाड़ी सड़क के दूसरी तरफ रोकते हालिब मायनी खेज अंदाज मुस्कुराता बोला। सफ़ीन ने घबरा कर उसका चेहरा देखा। हालिब के चेहरे पर वही दिलकश और बेरिया मुस्कुराहट थी जिसको देखकर वो खुद को भी भूल कर बस उसमें खो जाती थी। अभी वो सब कुछ फरामोश किए टुकटुकी बांधे फिर से उसे देखने लगी थी। उसकी महवियत देखकर हालिब की मुस्कुराहट और गहरी हुई थी। उसने बेसाख्ता सफ़ीन का दायां हाथ थाम कर अपने लबों से लगा लिया, फिर उसे झटके से अपनी तरफ खींचता हुआ उसके दाएं गाल को हर उस जगह से चूमने लगा जहां जहां उसकी उंगलियों ने निशान छोड़े थे। उसकी गर्म सांसें सफ़ीन का चेहरा झुलसा रही थी। हालिब प्लीज़, वो कसमसाती उससे दूर हुई थी। तभी हालिब ने एक हाथ से उसका चेहरा दबोच लिया।
नॉट अगेन मिसेस सफ़ीन हालिब शाह, नॉट अगेन। आपको एक ही बात दोबारा समझानी पड़ेगी क्या? मुझे ये अंदाज़ पसंद नहीं है। आइंदा ऐसा हुआ तो याद रखना, फिर मैं आपको वार्निंग भी नहीं दूंगा, क्योंकि अब आप बीवी है मेरी। पूरा हक रखता हूँ आपको छूने का, अंडरस्टैंड? उसे शहादत की उंगली दिखाकर एक हाथ में जकड़कर उसका चेहरा झटकता हुआ बोला। सफ़ीन की मसामत कुछ देर पहले की तरह इस वक्त भी उसे मुश्तिल कर गई थी। वो तेज़ी से पलकें झपकती हुई कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई थी। मुराद विला जिस स्ट्रीट पर वाक़ था वो स्ट्रीट मेन रोड से मुड़कर थोड़ी अंदर की तरफ थी। वहाँ गहरी होती रात में अंधेरा कुछ ज़्यादा ही महसूस हुआ था, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में प्राइवेसी के ख्याल से घर एक दूसरे से काफ़ी फासले पर बनाए जाते थे, इसीलिए मुराद विला के आसपास वाक़े घर भी एक दूसरे से काफ़ी दूर पर थे और मुराद विला के बाहर चल रहे ग्लोब भी काफ़ी हल्की रोशनी के थे। ये भी मगरबी ममालिक के रिहायशी इलाकों का एक अहम उसूल था। खासकर पोश एरिया में घरों के बाहर लाइटिंग कम रखी जाती थी। हालिद ने अपनी कार मुराद विला के कुछ ही दूर दूसरी सड़क पर इस तरह खड़ी की थी कि जिससे वो सफ़ीन को तो अंदर जाता देख सकता था, मगर कम रोशनी की वजह से मुराद विला से कोई भी सड़क के दूसरी तरफ खड़ी उसकी कार को फ़ौरन नहीं देख सकता था। वो गाड़ी की हेडलाइट्स बंद किए बिल्कुल अंधेरे वाली साइड खड़ा था ताकि अपनी निगरानी में सफ़ीन को अंदर भेजकर वहीं से वापस चला जाए। अभी सफ़ीन गेट तक पहुंची थी कि दूसरी सड़क पर बाएं साइड से एक कार तेज़ी से चलती एन सफ़ीन के पास आकर रुकी और कोई बहुत तेज़ी से बाहर निकलकर सफ़ीन के पास पहुंचा था। मुराद विला के बाहर जलती मलगजी से रोशनी में हालिद ने उस लड़के को पहचान लिया। कुछ वो दोनों मेन गेट से के साथ लगे ग्लोब के नीचे खड़े, इसलिए दोनों के चेहरे वाज़े हो रहे थे। वो वही शॉपिंग मॉल वाला लड़का था। सफ़ीन उस लड़के को देखते ही ज़ोर से उसके गले लगी। हालिद को लगा किसी ने उस पर खौलता हुआ तेल डाल दिया हो। यही बात उसको आतिश फिशा बनाने को काफ़ी थी कि अभी कुछ देर पहले जबकि वो सफ़ीन का शोहर बन गया था, उसका मिजाजी खुदा उसका महरम, मगर फिर भी उसके छूने से वो बेजार हुई थी। और सामने मौजूद ये लड़का जो सफ़ीन के लिए गैर महरम था, वो बार बार उसके गले का हार बन रही थी। कुछ देर उस लड़के के गले लगने के बाद सफ़ीन उससे अलग हुई। लड़का हाथों के प्याले में सफ़ीन का चेहरा लेकर उससे कुछ कह रहा था। जवाबन वो फिर से उससे बात करने लगी। फिर वो लड़का झुककर उसकी पेशानी चूमने लगा था। यानी एक बार फिर हालिद गुस्से से स्ट्रिंग पर हाथ मारता तेजी से बाहर निकला था। तभी वो लड़का भी सफ़ीन से अलग होता लपक कर अपनी कार में बैठा और हालिद के पहुंचने से पहले कार स्टार्ट करता भाग निकला था। उधर सफ़ीन भी गेट से बाहर निकलती दो लड़कियों को देखकर उनके साथ अंदर की तरफ बढ़ गई। हालिद ने गुस्से से सुर्ख पड़ती आंखों के साथ अंदर जाती सफ़ीन को देखा। ये लड़की बार बार उसकी नरमी को कहर में बदल रही थी, उसकी मोहब्बत के मुंह पर धोखे का थप्पड़ मार रही थी। अभी कुछ देर पहले ही उसके आंसू देखकर हालिद के दिल में जो हमदर्दी का जज्बा जागा था और सफ़ीन की हरकत देखकर बड़ी खामोशी से सो गया। कुछ देर पहले उसे सफ़ीन के साथ की गई अपनी ज़्यादती निकाह का एहसास होने लगा था, मगर सफ़ीन को एक बार फिर उसके साथ देखकर गुस्से और जुनून ने हालिब की पूरी साथ पर दोबारा से गलबा पा लिया था। बहुत बुरा किया तुमने सफ़ीन हालिब शाह, मेरे निकाह में आने के बाद भी तुम फिर वही हरकत की। एक गैर मर्द को अपना वजूद छूने की इजाज़त देकर तुमने मेरी इज्जत मेरी गैरत को चैलेंज किया है। अब देखना तुम्हारे इसी वजूद को मैंने तोड़ फोड़ कर ना रख दिया तो मेरा नाम भी हालिब हसन शाह नहीं। बहुत बड़ी कीमत चुकाओगे तुम अपने धोखे की। वह हशर करूँगा तुम्हारा कि तुम दुनिया से मुंह छुपाती फिरोगी। जानवर कहा था तुमने मुझे, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली जानवर क्या होता है। वो सफ़ीन को उसकी असल सज़ा देने का फैसला कर चुका था। शदीद तैश के आलम में उसने अपने बाएं हाथ का पंच कार की हेडलाइट पर खींच कर मारा। एक ठनाके की आवाज़ के साथ शीशा टूट गया। वो ढेर सारे टुकड़े उसके हाथ में पेवस्त हो गए थे। वो तेज़ी से कार का गेट खोलकर बाहर निकली थी। हालिद ने आज उसको इतना दुख दिया था कि उसके प्यार से भी सफ़ीन का दम घुट रहा था। वो घुट घुट कर रोती सड़क पार करती हुई अपने घर की तरफ बढ़ गई थी कि गेट के पास पहुंचते उसने एक कार को अपनी तरफ आते देखा, जिससे निकलते सनान को अपने सामने देखकर सफ़ीन अपना ज़ब्त खोती उसके सीने से लगकर रोने लगी। सनान उसके इस तरह रोने से घबरा गया था। क्या हुआ गुड़िया, क्यों रो रही हो? और तुम कहाँ थी? फ़ोन कहाँ है तुम्हारा? सनम की कॉल आई थी मेरे पास कि तुम अब तक आंटी के यहाँ नहीं पहुँची नहीं हो। पापा तुम्हें लेने निकले हैं, शायद पहुँच भी गए होंगे। सनान उसका चेहरा हाथों के प्याले में लेकर परेशान कुन लहजे में बोला, भाई वो मैं अहिना क्लासमेट के यहाँ गई थी किसी काम से, उसकी कॉल आई थी। मैं उसके घर से यहाँ आ रही थी तो मुझे लगा कोई मेरा पीछा कर रहा है, इसलिए मैं डर गई थी, बट अभी ठीक हूँ, डोंट वरी। और मेरे फ़ोन की बैटरी लो थी इसलिए शायद बंद हो गया होगा। अब आंटी के यहाँ भी नहीं जा रही, बहुत थक गई हूँ। सनान के सवालों का जवाब देती हुई बोली, अरे वाह, मेरा शेर भी किसी से डर गया आज, जो खुद दूसरों को डराती फिरती। हाँ, और यह क्या पहना हुआ है तुमने? तुम तो इस तरह के ड्रेसेस नहीं पहनती, वो भी इतने हैवी। वो बकौर उसको देखता हुआ बोला, भाई वो मैं ये ऐना ने बर्थडे गिफ्ट के तौर पर ये सूट मुझे दिया और ज़बरदस्ती पहना भी दिया। घबराहट की वजह से उसे वजाहत भी नहीं दी जा रही थी।
हाँ गुड, मम्मा को दिखाना, बहुत खुश होंगी तुम्हें इस तरह देखकर। चलो अब अंदर जाओ। सनम की कॉल से मैं तो डर ही गया था कि पता नहीं कहाँ हो तुम। अब उसे कॉल करके बता देना कि तुम आईना के यहाँ गई थी, ओके। उसकी पेशानी चूमता हुआ बोला। तभी गेट पर कदमों की टाप उभरी। ओह, लगता है पापा आ रहे हैं, मैं निकलता हूँ। उन्होंने देख लिया तो बिलावा जी उनका मूड खराब हो जाएगा। वो जल्दी जल्दी बोलता अपनी कार में बैठता वो वहाँ से निकल गया था। तभी अंदर से जेसी और रोजन गेट वॉक करती सफ़ीन के पास आई थी। वो उन दोनों के साथ अंदर की तरफ बढ़ने लगी। वो जानती थी कि हालिब अब तक वहीं खड़ा होगा। उसके अंदर जाने के बाद ही वो वहाँ से जाता, इसीलिए वो बौखला कर जल्दी से अंदर की तरफ बढ़ गई। पूरी रात सड़कों पर गाड़ी दौड़ाते हुए सुबह काजिब के वक्त अपने अपार्टमेंट वापस आया था। इतने घंटों बाद भी उसका गुस्सा और जुनून खत्म होने के बजाय मजीद बढ़ गया था। उसके दिल में आग लगी हुई थी और वो अपने दिल की आग ठंडी किए बिना पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहता था। सारी रात जख्मी हाथ से ड्राइविंग करने की वजह से पूरा हाथ पके हुए फोड़े की तरह दुख रहा था। दर्द जब बर्दाश्त से बाहर होने लगा तो अपार्टमेंट आने से पहले हॉस्पिटल जाकर उसने अपने हाथ की ड्रेसिंग भी करवा ली थी। साथ कुछ एंटीसेप्टिक और पेन किलर्स भी ली थी। वो नहीं चाहता था कि कल के लिए उसके पास कोई भी ऐसी वजह हो जो उसके इरादों की तकमील में हायल हो सके। इसलिए वो अपार्टमेंट आते ही दूध के साथ मेडिसिन लेकर रूम में आया था। फिर चेंज करके फ़हीम के पास बेड पर लेटते हुए भी उसके दिमाग के स्क्रीन पर बस एक ही चेहरा घूम रहा था, सफ़ीन का चेहरा। मुझे अब तुम इल्ज़ाम नहीं दे सकती मिसेस सफ़ीन। हालिब शाह, मैंने तुम्हें इज्जत दी, मान दिया, मगर तुमने बदले में मुझे धोखा दिया। मैं मजबूर हूँ, ये अमल मुझे अपनी फितरत के खिलाफ जाकर अंजाम देना पड़ रहा है। आई एम सॉरी मॉमी, आई एम सॉरी डैड। आपकी तरबियत को शर्मसार करने की मैं मरकर भी नहीं सोच सकता, मगर मैं मजबूर हूँ। मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझे माफ़ कर दे प्लीज़। वो दिल ही दिल में सफ़ीन के बाद अपने माँ बाप से मुखातिब होता आंखें मूंद गया। दवाइयों का असर था या वाकई वो जहनी तौर पर बहुत थक गया था कि आंखें बंद करने के कुछ ही देर बाद वो गहरी नींद में चला गया था। सुबह 9 बजे के करीब उसकी आंख तेज़ अलार्म की आवाज़ से खुली। उसने हाथ मारकर सेल ढूंढने को हाथ आगे किया ही था कि उसका हाथ घुसे की सूरत रकीम की नाक पर पड़ा। रकीम गहरी नींद से हड़बड़ा कर जागा था। फिर उसने अपने सिरहाने पड़े आदि के न्यू ब्रांडेड सेल को झपट कर हाथ में लिया और जल्दी से अलार्म बंद किया। दूर दर फट्टे मुंह आदि, क्या मौत पड़ती है तुझ पर रोज अलार्म लगाने की? सुबह सुबह ये सूरह इसराफील हमारे कानों में फूंक कर तुझे कौन सा सवाब मिलता है? कल से अगर तूने अलार्म लगाया ना तो तू मेरे हाथों से ज़बा हो जाएगा। तू दफा हो यह सड़ा हुआ सेल लेकर। अब मुझे डिस्टर्ब ना करना, समझा? रकीम भुना कर बोलता हुआ उठ कर बैठा और आदि के हाथ में सेल थमाता वापस लेट गया। कल कौन सा तूने मेरे साथ सोना है बेटा जी? आज हमारा यहाँ आखिरी दिन है और रात हमारी फ्लाइट में गुजरेगी, इसलिए जिसको जो काम है उठो और निपटाओ। अरे हाँ, आज आखिरी दिन है, यानी आज महरूसा से भी अपने दिल की बात कहनी, यानी वक्त कम है यार, मुझे तैयार होना है और उसके स्कूल जाना है। आदि हड़बड़ा कर बोलता जल्दी से कब बोर्ड की तरफ भागा और अपने कपड़े घसीटता तेजी से बाथरूम में घुस गया। कह तो सही रहा है, आज आखिरी दिन है हैमिल्टन में और मुझे सनम से मिलकर अपने प्यार का इजहार भी करना है और उससे पाकिस्तान जाने के बाद बात करने का सिलसिला भी तो जोड़ना है। और वक्त कम है, 9 बज रहे। वो कॉलेज गई होगी इस वक्त। क्या करूँ? उसके कॉलेज चला जाऊँ? हाँ, ये ठीक रहेगा। मगर उसका डिपार्टमेंट कौन सा है ये तो मुझे पता ही नहीं है। क्या कॉलेज के बाहर खड़ा हो जाऊँ? मगर उसकी छुट्टी कब होगी? लानत हो रकीम शाह तुझ पर, कुछ पता ही नहीं। अब क्या करोगे? रकीम दोबारा उठकर बैठ गया और हाथों पर गिराए सर खुद से सवाल जवाब करने लगा। थोड़ी देर बाद फ्रेश सा आदि बाथरूम से बाहर आया। वाइट फुल लॉन्ग स्लीव्स टी शर्ट, नीली जींस पर वो अब लाइट ग्रीन स्वीज जैकेट पहन रहा था। फिर ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर उसने खुद को ढेर सारे परफ्यूम से दोबारा नहलाया और फिर जेल की शीशी हाथ में लेकर साइड की मांग निकालकर अपने लंबे बालों को एक साइड सेट करने लगा। यही यानी वो पूरी तरह अपनी तैयारी में गुम था। तो महरूसा के स्कूल जा रहा है इस वक्त, मगर उससे मिलेगा कैसे? और रात को जो कारनामा इस कमीने ने अंजाम दिया उस पर उन लोगों का रिएक्शन क्या होगा? सब कुछ सोच समझ कर जाना। रकीम ने हालिब की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो इस वक्त फ़हीम के ऊपर हाथ रखे बेखबर सो रहा था। फिर अपनी तैयारी को फाइनल टच देते आदि को देखा। वो सब तो मुझ पर छोड़ दे काके, मैं मैनेज कर लूँगा। तू बता, तेरी कोई मदद करूँ सनम से मिलने के लिए? और हकीम की परेशान सूरत देखकर बोला, हाँ यार प्लीज़, मेरा अच्छा भाई नहीं है तू? मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ हेल्प कर देना मेरी। बता मुझे मैं क्या करूँ? रकीम आदि का हाथ पकड़कर मन्नत भरे लहजे में बोला, जो तैयार होकर एक बार फिर उसके सामने बेड पर आकर बैठ गया था। मैं महरूसा से मिलकर सनम की सारी डिटेल ले लूँगा और उसके कॉलेज ऑफ होने का टाइम भी। वो अकेली कॉलेज से वापस घर जाती है, क्योंकि इतना मुझे पता है कि सफ़ीन और आयशा एक डिपार्टमेंट में पढ़ती है और उनकी क्लासेस की टाइमिंग भी डिफरेंट होती है। तो आई एम श्योर कि आज तुझे सनम से अकेले बात करने का मौका मिल जाएगा, आदि ने रकीम को बताया, जिस पर उसकी बत्ती सी बाहर निकल आई थी। ग्रेट यार,
थैंक्स मेरे भाई, आज से पहले मैं तुझे कमीना, छिछोरा, बेगैरत और छठा सांड जैसे लफ्ज़ों से दिल में मुखातिब करता था, मगर तूने साबित कर दिया तेरी इस कमीनी कम सूरत के पीछे एक फरिश्ता छुपा हुआ है। आज मेरे भाई, आज तूने रकीम शाह को खड़े खड़े खरीद लिया। आज तुझे जो भी मांगना है मांग ले मुझसे। बता क्या चाहिए तुझे मेरे दोस्त, बस तू एक इशारा कर और वो चीज़ तेरे कदमों में लाकर डाल दूंगा। बोल मेरे भाई बोल। रकीम बेहद जज्बाती हो गया था। आदि का हाथ थाम कर जज्ब से बोला, बिना ये सोचे कि उसने अपना सर खुद ओखली में दे दिया था। थैंक्स यार, ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस मैंने कल महरूसा के लिए कुछ ज्वेलरी ली थी और एक कैमरा और एक एप्पल का लैपटॉप। तो मेरे पास पैसों की थोड़ी शॉर्टेज हो गई है, इसलिए ज़्यादा नहीं, बस 5,000 कैनेडियन डॉलर तू मुझे उधार दे दे। आज महरूसा से मिलने जाना है तो अच्छा नहीं लगता ना खाली हाथ जाना। वो कसर नफ़ी से काम लेता हुआ आराम से रकीम के सर पर धमाका कर गया। 5,000 कैनेडियन डॉलर यानी पाकिस्तानी करेंसी के तकरीबन 5,70,000 रुपये। रकीम ने सदमे से सामने बैठे आदि को देखा, जो पूरे दांत निकाल कर रकीम को देखता खुद को मासूमियत के सबसे ऊंचे गुंबद पर विराजमान समझ रहा था। आदि मेरे भाई, रहम कर मुझ पर प्लीज़, मेरे कार्ड को खाली कर देगा क्या आज ही? रोशान भाई ने कल ही तो मेरे अकाउंट में पैसे डाले थे, अब मैं उनसे मज़ीद पैसों की कैसे कहूँगा? और फिर मैं सनम के सामने खाली हाथ जाता अच्छा लगूंगा क्या? रकीम ने उसके सामने दुखड़ा रोते हुए कहा, नहीं, तू तो इतना गरीब जितना बन रहा है। राहिम भाई ने अभी पिछले हफ्ते ही तो पूरे 50 लाख तेरे अकाउंट में डाले थे। मैंने खुद अपने इन गुनहगार कानों से सुना था, और मुझे 5 लाख दे देगा तो फ़कीर नहीं हो जाएगा। जल्दी बता, शराफत से बता देता है या मैं जाऊं? आदि अब अपनी असलियत पर उतर आया था। रकीम ने दांत पिसते हुए सामने बैठे इस मतलबी को देखा और बादल नौखास्ता असबात में सर हिला दिया। तभी रकीम का सेल दोबारा से बजने लगा। उश, डैड की कॉल। तू कार्ड निकाल, तब तक मैं डैड से बात करता हूँ, ओके? वो खुद को घूरते रकीम को शरारत से देखता बालकनी में चला गया। पीछे जले भुने बैठे रकीम ने पास पड़ा पिल्लो उसकी तरफ उछालते हुए मुंह भर भर कर उसे गालियां दी थी। रात वो लोग जब आंटी के यहाँ से वापस मुराद विला आए थे, तब तक सफ़ीन बिस्तर में घुसी सोने लेट चुकी थी। घर वापस आकर उसने सबसे पहले ड्रेस चेंज करके उसे शॉपर में डालकर अपने वार्डरोब के सबसे निचले खाने में छुपाया था। फिर अपने चेहरे पर मौजूद उन उंगलियों के निशानों को मुख्तलिफ लोशन और मेकअप की हल्की सी तह के साथ छुपाने की कोशिश की थी। एहतियाती तदाबीर के तौर पर उसने रूम की लाइट्स धीमी कर दी थी। माय डियर केटी, क्या हुआ तुम्हें? आज तुमने सारी पार्टी का मज़ा किरकिरा कर दिया। आंटी तहनीत तुमसे बहुत नाराज़ है और पार्टी स्पेशल तुम्हारे सनम के लिए रखी गई थी, मगर तुम नहीं आई। सनम ने अकेले केक काटा। पापा तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रहे थे, वो तो तभी चले आते मगर हमने रोक लिया। अब वो तुम्हें देखने आ रहे होंगे। और ये लाइट इतनी कम क्यों है? सारी लाइट्स ऑन करो ना सनम। महरूसा बेड पर नीम दराज होते हुए सफ़ीन से बोली। सनम और आयशा भी उसके पास ही आकर बैठ गई। फिक्रमंदी से तकिए में मुंह देकर लेटी सफ़ीन को देखने लगी। नो प्लीज़ सनम, लाइट ऑन मत करना, सर में बहुत दर्द है मेरे, और मैं पापा से सुबह मिल लूँगी, अभी सोना चाहती हूँ, तुम उन्हें मना कर दो। वो चिड़चिड़े अंदाज बोली, जैसे इस वक्त बहनों की मुदाखलत उसे बहुत बुरी लग रही हो। क्या हुआ मेरे बच्चे, क्या हो गया है तबीयत को? अपने पापा से नाराज़ है मेरा बेबी? क्या हुआ, इधर देखो मेरी तरफ। जोहेब मुराद हाला के साथ कमरे में दाखिल होते उसकी आखिरी बात सुन चुके थे, इसलिए तेज़ी से आगे बढ़कर उसके सिरहाने बैठते हुए बोले और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगे, जबकि हाला पास खड़ी होकर हमेशा की तरह बाप बेटी के चौंसले देख रही थी। प्यार करने वाले बाप का सारा बातें ही सफ़ीन उनके गले लगती फूट फूट कर रोने लगी। पापा, मैं आपसे नाराज़ हूँ, आपने सनम के साथ अकेले केक काट दिया, मुझे ज़रा सा भी मिस नहीं किया। मैं अगर आंटी के यहाँ नहीं आई तो आप भी मुझे लेने नहीं आए। उधर पर्दा उनसे शिकवा करती बोली, काश जोहेब साहब भी उसे वक्त से लेने आ जाते तो उसकी ज़िंदगी में इतना बड़ा बदलाव नहीं आया होता। बस उस बात पर मेरा बेटा नाराज़ है। आई एम सो सॉरी बेटा, मगर आपकी तरह सनम भी मुझसे नाराज़ हो रही थी। यूँ चले आने पर उन सब ने मिलकर मुझे रोक लिया, इसलिए मैं नहीं आ पाया। पर गलती आपकी भी है बेटा, ना तो आपने हमारी कॉल पिक की, ना ही किसी से कोई बात की। भाई को देखकर सबको भूल गई, क्या ज़रूरत थी आपको उस नालायक नाफरमान के साथ जाने की आज, और इतना ज़्यादा घूमने की कि अपने बर्थडे के दिन खुद ही बीमार पड़ जाए। पहले आपको आंटी के यहाँ आना चाहिए था। चले कोई बात नहीं, कल हम दोबारा केक काट लेंगे एक साथ, ओके? उसका सर थपथपा कर बोले सफ़ीन इस बात में सर हिलाती आंसू साफ करने लगी।
हाला ने एक नज़र उसे देखकर नफ़ी में सर हिलाया। उन्हें भी सफ़ीन पर गुस्सा था जो उनकी कितनी बार की गई ताकीद के बाद भी आज पार्टी में नहीं आई थी। अब चलेंगे या यूं ही बैठे बेटी की लाड उठाते रहेंगे? उसे तो आदत हो गई है मनमानी करने की, बहुत रात हो गई है, चले अब सोने। हाला सफ़ीन को देखकर नाराज़गी भरे लहजे में शोहर से बोली। सफ़ीन माँ को देखकर खामोशी से नज़रें झुकाकर बैठ गई थी। अब उन्हें असल बात कैसे बताती? हाँ हाँ चले, बहुत रात हो गई है, अब आप लोग सो जाओ। बच्चों ठीक है? ज़ोहैब साहब बारी बारी उन चारों को प्यार करते सोने की हिदायत देते चले गए। हाला भी उनके पीछे पीछे चली गई। माँ बाप के जाने के बाद सनम और आयशा उसे मशकूक नज़रों से देखने लगी थी। सच बताओ सफ़ीन, यही बात है या कुछ और? तुम्हारी हालिब से कोई बात हुई है ना? सनम सफ़ीन का चेहरा एक हाथ से ऊपर उठाते बोली। आयशा और महरूसा भी सवाली नज़रों से उसे देखने लगी। उफ सनम, तुम्हारे पास इस टॉपिक के अलावा कोई बात नहीं है? हालिब हालिब हालिब, इसके सिवा क्या कुछ और नहीं है मेरी ज़िंदगी में जो हर बात में तुम उसे घसीट लेती हो? तुमने सेलिब्रेट कर लिया ना, आज तो ठीक है, आराम से सो जाओ। और तुम्हारे गिफ्ट वो सामने सोफे पर पड़े हैं, भाई ने सबके गिफ्ट पैक पर नाम लिखा हुआ है, ले लेना। गुड नाइट बाय। वो चिल्लाकर बोलती, बार बार उन तीनों का ध्यान अपनी मिस होने वाली बर्थडे पार्टी की तरफ लाकर अपने तई उन तीनों को बार बार असल बात से हटा रही थी जो न जाने इससे मुतमईन हुई भी थी या नहीं। आह माय क्यूट किटी, नाराज़ हो गई? छोड़ो ना, सनम की तो आदत है बेवजह शक करने की, उसके अंदर कोई खड़ूस रूह हलूल कर गई है। तुम नाराज़ मत हो माय बेबी, और हम कल फिर से सेलिब्रेट करेंगे, ओके? महरूसा उसके गले में बाहें डालती हुई लाड से बोली। सनम और आयशा भी महरूसा का अंदाज देखकर हंसती हुई सफ़ीन के गले लग गई थी। आई एम सॉरी मेरी जान, मुझे बस ऐसे ही लगा था कि शायद तुम हालिब की किसी बात से खफा हो, लेकिन अगर ये बर्थडे पार्टी मिस होने का गम है तो कल हम दोबारा मना लेंगे और उसमें हालिब को भी बुला लेंगे। क्यों, क्या ख्याल है? सनम सफ़ीन का गाल खींचते हुए शरारत से बोली। और हालिब के जिक्र पर सफ़ीन का चेहरा फिर से सपाट हो गया था, लेकिन उसने जल्दी से खुद को कंपोज करते हुए पास पड़े कुशन शरारत से मुस्कुराती सफ़ीन और आयशा पर फेंके थे। जवाबन उन दोनों ने भी उस पर चढ़ाई कर दी थी। फिर कुशंस की लड़ाई में महरूसा भी उनके साथ शामिल हो गई और उनके चहकारों से पूरा रूम गूंजने लगा। तीनों बहनों के साथ लड़ती झगड़ती मुस्कुराती सफ़ीन कुछ देर पहले खुद के साथ वह हादसा भूल गई थी। सुबह उसकी आंख तकरीबन 11 बजे के करीब खुली। वो कसलमंदी से बिस्तर पर पड़ी करवटें बदलने लगी। उससे पहले सफ़ीन उसे कॉलेज जाने के लिए कई दफ़ा उठा चुकी थी, मगर वो आज छुट्टी के मूड में थी। रात के वाक़े ने उसके दिमाग को झंझोड़ कर रख दिया था, इसलिए अब भी वो सर में शदीद दर्द महसूस कर रही थी। सफ़ीन, आज तुमने कॉलेज की छुट्टी क्यों की? देखो, तुम्हारी वजह से मेरा भी मूड नहीं हुआ, इसलिए मैंने ऑफ ले ली। आयशा धप से उसके बराबर में लेटती हुई बोली। क्यों, तुम तो चली जाती सनम, अकेली गई होगी। तुम्हें पता है ना वो अकेले जाते कितना गुस्सा करती है। सफ़ीन जमाई लेती हुई बोली। तभी हाला उनके रूम में सफ़ीन को पुकारती चली आई थी। मसला क्या है सफ़ीन तुम्हारे साथ? कल रात से अब तक ये क्या ड्रामे लगाए हुए? ना रात को पार्टी में आई और ना अब उठने को तैयार हो रही हो। सनम कितना नाराज़ होती गई है अकेली। तुम्हारी वजह से उस आयशा की बच्ची ने भी छुट्टी कर ली। अब उठो जल्दी से, मैं जल्दी से नाश्ता भिजवा रही हूँ, फ्रेश होकर नाश्ता करो और अपना हुलिया दुरुस्त करो उठकर। हाला उसके बिखरे बाल समेटती बोली। तभी वो लाड से उनके गले में बाहें डाल कर बैठ गई। मेरी प्यारी मम्मा, प्लीज़ माफ़ कर देना, यही सोच ले कि मेरा बर्थडे था कल। आप लोग तो फिर भी पूरी पार्टी इंजॉय कराए, मैंने तो केक भी नहीं खाया, इसलिए आप अपने हाथों से मेरे लिए केक बनाया, वरना ना मैं नाश्ता करूंगी ना ही खाना खाऊंगी। वो उनके गाल चूमती हुई मसनूई नाराज़गी से बोली। हाला ने एक प्यार भरी नज़र उसके फूले हुए चेहरे पर डालकर असबात में सर हिलाया। आयशा सफ़ीन को माँ से लाड करता देखकर मुस्कुराने लगी। ठीक है, मैं केक बनाती हूँ, तुम जल्दी से उठो और नाश्ता करो, ओके? उसके गाल खींचती हुई वापस चली गई, जबकि सफ़ीन दोबारा से बिस्तर में घुस गई। उठ जाओ, सोती शक्ल, कितना सोगी? अभी मम्मा क्या कहकर गई है, सुना नहीं तुमने? फ्रेश होकर चेंज करो, आज कोई प्रोग्राम बनाते, कहीं बाहर चलते, या फिर बाइक राइडिंग। आयशा उसके ऊपर से ब्लैंकेट खींचते हुए बोली। आह नहीं, मेरा बिल्कुल कुछ करने का मूड नहीं है, तुम चली जाओ, आज मैं बस रेस्ट करूंगी। वो दोबारा मुंह पर कुशन रखते हुए बोली। दफ़ा हो सफ़ीन लेजी बोन, सोती रहो, मैं जा रही हूँ। आज ज़रा उस अंडरव्यू की खबर लूँ, सुना है 2-3 दिन से बीमार है, बुखार हो रहा है उसे। आयशा बेड से कूद कर उतर गई थी। मेरी तरफ से भी 2 झापड़ खींच कर लगाना, बुखार में अफाका होगा, सफ़ीन शरारत से बोली थी। ओके डियर। आयशा हंसती हुई चली गई। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर नाश्ता करके ही मेज पर आ बैठी और कल के मुतालिक सोचने लगी। एक ही रात में उसकी पहचान बदल गई। वो सफ़ीन मुराद से सफ़ीन हालिब शाह बन गई थी। साथ ही हालिब का सलूक उसके साथ कितना जारिहाना था, उससे इतनी गिरी हुई बात भी कर सकता था। सफ़ीन को अब तक यकीन नहीं आया था, अगर वो उससे निकाह ना करती तो हालिब उसके साथ सोचते हुए भी उसे वहशत सी हो रही थी। वो उससे नफरत करना चाहती थी, मगर चाहते भी कर नहीं पा रही थी। उसकी रगों में वो शख्स खून बनकर दौड़ता था।
फिर कैसे वो उससे नफरत कर पाती। उसके मुतालिक सोचते हुए उसे पता भी नहीं चला कब उसकी आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए। सफ़ीन सफ़ीन, वो आयशा की आवाज़ पर चौंक कर होश में आई थी, जो उसे आवाज़ें देती हुई वापस आ गई थी। उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और चेहरा थपथपाकर बशाशत लाने की कोशिश की। क्या हुआ आयशा, इतनी जल्दी आ गई तुम? वो वार्डरोब की तरफ बढ़ती आयशा से बोली, जिस पर आयशा ने हैरत से अपनी आंखें फैलाकर उसे देखा। 1 बज रहा है सफ़ीन, मैं यहाँ से 11:30 बजे गई थी, 1.5 घंटा बीत गया है। वो सामने लगे वॉल क्लॉक की तरफ इशारा करते हुए बोली, हाँ वो तो बस मैं ऐसे ही पूछ रही थी, तुम ये क्या कर रही हो अब? वो सफ़ीन को बैग में कपड़े रखते हुए देखकर पूछने लगी, 1-2 दिन के लिए मैं तहनियत आंटी के यहाँ जा रही हूँ, डैड आ रहे हैं तो मेरा यहाँ रुकना बनता नहीं है। वो सपाट लहजे में बोली। सफ़ीन ने दुख से अपनी मजबूत आसाब वाली बहन को देखा। अब तुम भी जज्बाती मत हो जाना, हकीकत मैं भी कबूल कर चुकी हूँ, तुम भी मान लो कि मैं डैड की बेटी कभी भी नहीं बन सकती, उनके लिए मैं एक मनहूस वजूद हूँ, यही सच है। वो आम लहजे में से समझाती बोली, क्योंकि वो खुद को कमज़ोर करना नहीं चाहती थी। ओके किटी, मैं चलती हूँ। सनामा और मेहरू आए तो उन्हें बता देना, पापा भी अभी ऑफिस से आए हैं, अच्छा है मैं उनसे भी मिल लूंगी, तुम अपना ख्याल रखना। ओके। वो सफ़ीन के गले लगकर प्यार करती रूम से निकल गई। सफ़ीन भी उसके पीछे ही नीचे चली आई थी, जहाँ आयशा मम्मा पापा से मिल रही थी। अपना ख्याल रखना बेटा, मैं कॉल कर दूंगी तुम्हें। ओके। हाला उसके गले लगती हुई बोली। ओके मम्मा, बाय पापा। वो पापा से गले मिलकर उनसे प्यार लेती हुई बाहर निकल गई, जहाँ ड्राइवर उसका इंतजार कर रहा था। इतने में सोहेब साहब का फ़ोन बजने लगा। वो फ़ोन सुनते एक साइड चले गए थे। ओह ओके, मैं आता हूँ। ठीक है हाला, मुझे जाना पड़ेगा, एक ज़रूरी काम आ गया है, आप डिनर का अच्छा इंतज़ाम कर लीजिएगा, रात को मिलते फिर। ओके। वो कॉल डिस्कनेक्ट करते हाला से बोले थे, ठीक है आप आ जाए, और मैं भी अभी रूहा के साथ इस्लामिक सेंटर जाऊंगी, शाम तक आ जाऊंगी, फिर हम दोनों खाने का इंतज़ाम कर लेंगे। हाला उन्हें रुखसत करते हुए बोली, ओके ठीक है, जाए आप। और सफ़ीन बेटा, आप भी शाम को तैयार हो जाना और बहनों से भी बोल देना, ख़ास कर महरूसा से। ओके, अल्लाह हाफिज़। वो सफ़ीन को प्यार करते चले गए। तुम्हारा केक मैंने बेक कर दिया है, शाम को डैड आएंगे तो काट लेंगे। अब जाओ, थोड़ा रेस्ट कर लो, और बहनें आएँ तो साथ खाना खा लेना, ध्यान से, नो डाइटिंग एंड फाइटिंग। ओके। हाला उसके सर पर चप्पत लगाती बोली थी। ओके मॉम, आप जाए। वो उनके गले लगकर बोली। हाला मुस्कुराते रूहा के रूम की तरफ बढ़ गई, जबकि सफ़ीन अपने रूम में चली गई, जहाँ बेड पर पड़ा उसका सेल कब से बजते बजते खामोश हो चुका था। उसने रूम में आते ही सेल उठाकर चेक किया, हालिब की एक मिस कॉल थी। इतने में दोबारा बेल बजने लगी। इस बार सफ़ीन ने जानबूझकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। कॉल करती 2 मिनट बाद उसे हालिब का व्हाट्सएप मैसेज मिला था, जिसे पढ़कर सफ़ीन परेशान हो गई थी। उसके बाद उसने घबराकर हालिब की कॉल की थी, क्योंकि हाला अभी घर पर थी। सफ़ीन बात करते करते खिड़की की तरफ जाकर रूहा के रूम की तरफ देखने लगी, जहाँ से हाला रूहा का हाथ थामे सीढ़ियों की तरफ जाती दिखाई दी। फ़ोन पर हालिब से बात करते भी वो और ज़्यादा परेशान हो गई। हालिब का मुतालबा काबिल कबूल नहीं था, जिसे सुनकर उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। हालांकि वो बिल्कुल भी उसका मुतालबा नहीं मान सकती थी, मगर जवाबन हालिब की धमकी सुनकर वो घबरा गई। अभी वह हालिब को वापस भेजने का तरीका सोच रही थी कि तभी बाहर से गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ सुनकर तेजी से बालकनी में गई। नीचे हाला की गाड़ी गेट से बाहर निकलती दिखाई दी। सफ़ीन शुक्र का सांस लेती फौरन अंदर गई। उसने अपने आंसू पीते हुए हालिब का मुतालबा मान लिया था, बिना ये सोचे कि आज उसका हालिब उसे जिल्लत की अथाह गहराइयों में गर्क करने वाला है। दिन के 12:30 के करीब उसकी आँख खुली थी। उसने अपने हाथ को दाएं बाएं हिलाकर दर्द का अंदाज़ा लगाया, मगर दर्द अब कहीं महसूस नहीं हो रहा था और उसका जिस्म काफ़ी हल्का लग रहा था। बस दोनों हाथों में हल्की हल्की टिसें उठ रही थी। फिर भी रात के मुकाबले अब वो काफ़ी हद तक नॉर्मल था। उसने जमाई लेते हुए उठकर अपने इतराफ़ का जायज़ा लिया। वो तीनों गायब थे। इसका मतलब आज आखिरी दिन वो मुराद सिस्टर्स से मिलने गए थे। सोचते हालिब ने तेज़ी से ब्लैंकेट साइड पर फेंका था। तैयार हो जाए मिसेस सफ़ीन, हालिब शाह, आई एम कमिंग। वो जहरीला बड़बड़ाता हुआ कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गया। 10 मिनट बाद बाहर आते उसने फुर्सत से खुद पर परफ्यूम का छिड़काव किया और नफासत से बाल बनाकर वो शाहाना चाल चलते हुए बेडरूम से बाहर निकल गया। किचन से खटपट की आवाज़ें आ रही थी, इसीलिए वो सीधा किचन में चला आया, जहाँ फ़हीम कुकिंग रेंज के सामने खड़ा कुछ काम कर रहा था। आहट पर उसने गर्दन मोड़कर पीछे देखा। चौखट में ही हालिब खड़ा था। उठ गया तू? अब हाथ कैसा है तेरा? क्या कर लिया था रात को? दोनों हाथ जख्मी कर लिए अपने। और ये कमीना आदि तो सुबह से गायब है। रकीम भी अभी कुछ देर पहले सनम से मिलने गया है। मैं बस तेरी वजह से रुका हुआ था। मुझे भी आज बच्चों के लिए कुछ सामान लेना था। अभी कॉल आई थी भाई की, बस निकल ही रहा हूँ। वैसे वहीं से आयशा से मिलने चला जाऊँगा, फिर शाम को होटल चलेंगे डिनर के लिए। फ़्लाइट तो मिडनाइट की है। और हाँ, हमारी कार की एक हेडलाइट टूटी हुई है। रकीम और आदि इसीलिए लेकर नहीं गए। रात को कोई एक्सीडेंट हुआ था क्या? आदत के मुताबिक नॉन स्टॉप बोलते फ़हीम ने खामोश खड़े हालिब के लिए नाश्ते की ट्रे लाकर टेबल पर रखी। हालिब ने उसकी
एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। नाश्ता सामने रखने के बाद भी वो दोनों हाथ जींस की पॉकेट्स में डाले खामोश खड़ा था। फ़हीम ने आंखें सुकेड़ कर उसे गौर से देखा। हालिब, क्या हुआ, क्या सोच रहा है? फ़हीम ने करीब जाकर उसका एक बाजू हिलाते हुए अपनी तरफ मुतवज्जे किया। हाँ, कुछ नहीं यार, बस तबीयत ज़रा डाउन है। क्या कह रहा था तू? हाँ, रात कार ज़रा लग गई थी। डोंट वरी, मैं रिपेयर अभी करवा लूँगा। तू बता कहाँ जा रहा है? एक काम कर, तू निकल, मैं भी बस चलता हूँ, कुछ काम है मुझे भी। हालिब फ़हीम का कंधा थपथपाता हुआ बोला। नाश्ता तो कर ले, मैंने तेरे लिए बनाया है। फ़हीम हालिब के अजीब व गरीब रवैये पर हैरान हो रहा था। कल से वो अजीब बिहेव कर रहा था। हाँ, नाश्ता हाँ करके मैं निकलता हूँ, तुम भी जा, देर हो रही होगी तुझे। वो टोस्ट का किनारा दांतों से कतरता हुआ बोला। फ़हीम उसे पुरसोच नज़रों से देखता हुआ असबात में सर हिलाकर किचन से निकल गया। नाश्ता करके वो अपार्टमेंट लॉक करता बाहर कार में जाकर बैठा। इन चारों के पास अपार्टमेंट की एक चाबी थी। अपार्टमेंट फरमान साहब का था। वो कभी भी बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आते तो उनका क़याम इसी अपार्टमेंट में होता था। जाविया शाह का भी यहाँ एक घर था, मगर वो शहर से कुछ दूर आबादी से ज़रा हटकर था, इसलिए वहाँ रुकना कोई भी पसंद नहीं करता था। लेकिन आज हालिब का उस घर में कुछ घंटे गुजारने का इरादा था। अपनी लाडली कार को वर्कशॉप से रिपेयर करवाकर उसने सही 2:30 बजे के करीब मुराद विला के सामने वाली सड़क पर बिल्कुल उसी जगह अपनी कार खड़ी की थी जहाँ वो कल रात मौजूद था। कार में बैठे हुए उसने सफ़ीन को कॉल लगाई। कई बेल्स के बाद भी किसी ने कॉल पिक नहीं की। हालिब ने तैश के आलम में दोबारा कॉल की थी। इस बार उसकी कॉल काट दी गई। उसका खून गुस्से से खौलने लगा। यानी सफ़ीन की ये मजाल कि उसकी कॉल काट दे। अपने गुस्से को कंट्रोल करता हुआ तेज़ी से मैसेज टाइप करके उसे सेंड करने लगा। जल्दी से कुछ भी बोलकर बाहर आए, मुझे आपसे बात करनी है। मैं आपके घर के बाहर आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। हालिब ने मैसेज व्हाट्सएप पर किया और ब्लू कलर के 2 साइन ये बताने को काफ़ी थे कि सफ़ीन मैसेज पढ़ चुकी है। तभी उसके सेल पर सफ़ीनी की कॉल आने लगी। उसने फातिहाना अंदाज में मुस्कुराते कॉल पिक की थी। मेरी जान, कैसी हैं आप? लगता है रात को जुड़े हमारे नए नवेले रिश्ते को आप भूल गई हैं, जो मेरी कॉल पिक ना करने की गुस्ताखी कर बैठी। लेकिन अपने नन्हे से दिमाग में ये बात अच्छी तरह बिठा ले कि ये अदाएं मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने बिगड़े हुए तेवरों को ज़रा कंट्रोल करना सीखे, वरना आपके दिमाग ठिकाने लगाना मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और सुलगते लहजे में उसे बावर करवाता बोला, सॉरी, बाय मिस्टेक हो गया। मैं सो रही थी, रात को लेट सोने की वजह से आंख नहीं खुल पा रही थी, इसलिए कॉल पिक नहीं कर पाई। और आप प्लीज़ मेरी बात सुने, मैं बाहर नहीं आ सकती। रात को भी मेरे पार्टी में ना जाने से सबको बहुत बुरा लगा। मैंने मम्मा और पापा, अपनी तीनों बहनों को भी काफ़ी मुश्किल से मुतमईन किया। वो मेरे फेस को भी देखकर काफ़ी मशकूक हो गए थे। ऐसे में आपके आसपास अब मुझे किसी ने भी देख लिया तो सब लोग और शक में मुब्तला हो जाएंगे। मम्मा पापा तो नहीं, मगर मेरी बहनें आपके और मेरे अटैचमेंट के बारे में सब जानती हैं। मेरे इस अजीब बिहेवियर का शक सबसे पहले आप पर जाएगा। ऐसे में मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। सफ़ीन ने 2 की 4 बातें जोड़कर हालिब को सिचुएशन की नज़ाकत समझाई थी। इस वक्त उसे किसी भी तरह हालिब को टरखा कर वापस भेजना था। ओह अच्छा जी, लगता है मेरी तीनों सालियाँ मुस्तकबिल में मेरी सबसे बड़ी रकीब बनने वाली है। उनका भी कोई मुस्तकिल इलाज करना पड़ेगा। खैर, करते कुछ उनके लिए भी, और अपनी मम्मा पापा की तो फिक्र ही ना करे। वो खुद आकर सासू जी और ससुर जी से मिल लेता हूँ और निकाहनामे के साथ आसानी हो जाएगी मुझे, और आपके नखरे भी नहीं देखने पड़ेंगे। वो सुकून से बोलता लम्हों में सफ़ीन को बेसुकून कर गया। नहीं प्लीज़ हालिब, देखे, समझने की कोशिश करें। मैं नहीं आ सकती अभी। मैं सबसे क्या कहूँगी? आज कॉलेज भी नहीं गई मैं, तो क्या कह कर निकलूँगी अब? और वहाँ से लहजे में बोली, मुझे चलाने की कोशिश कर रही हैं आप? बच्चा समझो है। मुझे पता है कि इस वक्त घर पर कोई नहीं है। आपकी बहनें कॉलेज स्कूल गई हुई है, पापा ऑफिस, और आपकी मम्मा आज दर्स की क्लास लेने जाती है इस्लामिक सेंटर, जहाँ से शाम से पहले वो वापस नहीं आती। ये उन्होंने आपके घर में खुद हमें बताया था। और अभी अभी मैंने उनकी कार को घर से बाहर जाते देखा है। इसलिए बहानेबाजी बंद करे, जल्दी से बाहर आए, वरना मुझे इसी वक्त निकाहनामा लेकर आपके पापा के पास जाना पड़ेगा। उसके पास मुराद फैमिली की पूरी डिटेल मौजूद थी। सफ़ीन ने बेसाख्ता अपने दुखते सर को दबाते सोचा, ओके मैं आ रही हूँ। वो बेबसी से आंसू पीते हुए बोली, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। वो हाँ, अंदर अपने सर्वेंट से कहकर आइएगा कि आप शाम तक आएंगी। वो क्या है ना, आज का ये बचा हुआ थोड़ा सा टाइम मैं आपके साथ स्पेंड करना चाहता हूँ, और रात तक हम जा ही रहे फिर। ओके, उस सरसराते लहजे में बोला। सफ़ी ने गायब दिमागी से सर हिलाया। वो कॉल डिस्कनेक्ट करती तैयार होने चली गई। फिर पूरे 15 मिनट बाद वो रेड कलर के लॉन्ग कोट के साथ सया जीन्स पहने सामने से आती हुई नजर आई। उसके नज़दीक आती हालिब ने गेट अनलॉक करते हुए उसको अंदर बिठाया और कार स्टार्ट कर दी। इस दौरान उनके बीच कोई बात नहीं। 1 घंटे की मसाफत के बाद हालिब ने तकरीबन गैर आबाद से इलाके में बने एक शानदार से घर के सामने गाड़ी रोकी। सफ़ी ने छिटक कर चारों तरफ
नज़र घुमा कर देखा, ये हम कहाँ आ गए हैं? ये जगह तो शहर से काफ़ी दूर है। और ये किसका घर है? वो घबराते हुए हालिब से पूछ बैठी। ये हमारा घर है। डैड ने यहाँ आने से पहले मुझे ताकीद की थी कि मैं यहाँ का एक चक्कर लगा लूँ, मगर मेरा आना ही नहीं हुआ। इसलिए मैंने सोचा आज मैं आपके साथ यहाँ हूँ। थोड़ा सा हिसाब किताब करना था। मेरा मतलब थोड़ी बातें बातें करेंगे, फिर कुछ देर में वापस चले जाएंगे। चलिए अब अंदर। मुहतमिल मखदूर अपने लहजे को नॉर्मल करता हुआ बोला। सफ़ीन वाकई बहुत मासूम थे जो उसके जाल में फंसकर उस पर यकीन करते हुए यहाँ चली आई। या दूसरे लफ्ज़ों में इतना सब कुछ होने के बाद भी वो हालिब पर इतना भरोसा कर रही थी कि उस इसलिए उसके साथ अंदर चली आई। हालिब ने अंदर दाखिल होते ही सबसे पहले काम गेट को लॉक करने का किया और सफ़ीन को थोड़ा सा घर दिखाता हुआ आखिर में एक बेहद खूबसूरत बेडरूम में ले आया, जहाँ उसने दीवार में फिट इलेक्ट्रिक आतिशदान को ऑन कर दिया था और बहकी नज़रों से सामने मौजूद सफ़ीन को देखता उसके पास चला आया, जो इधर उधर घूमकर रूम का जायज़ा ले रही थी। हालिब उसके बेहद करीब आ खड़ा हुआ, जिस पर वो चौंक कर मुड़ी। हालिब को अपने इतने पास खड़ा देखकर वो सटपटा कर पीछे हुई थी। हालिब ने सरहद से उसका बाजू पकड़कर दोबारा अपने साथ लगा लिया। सफ़ीन के बाल जो केचर में बंधे हुए थे, हालिब ने अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें खोल दिया। सफ़ीन उसकी हरकत पर घबराते अपने हाथ उसके हाथ से छुड़ाने लगी। ये क्या करे आप हालिब? आई थिंक हमें अब चलना चाहिए। वो घबरा कर बोलती हालिब को धक्का देकर तेजी से दरवाजे तक पहुंची। हालिब ने झटके से उसे दोबारा खींचकर उसका कोट उतारकर दूर फेंका। इतनी जल्दी भी क्या है मिसेस सफ़ीन? हालिब शाह अभी तो आए हैं, चले जाएंगे। अभी तो मैंने आपसे अपना हक भी वसूल नहीं किया। बहुत शौक है ना आपको अपने इस खूबसूरत वजूद को गैर मर्दों के आगे पेश करने का, तो आज अपने शोहर के सामने कैसी शर्म। मुझे मेरा जायज़ हक दिए बगैर आप बिल्कुल कहीं नहीं जाएगी। आपने तो कहा था मैं जानवर हूँ, तो आज इस जानवर का असल रूप भी देख ले। वो डर से फैली उसकी साकेत आंखों में आंखें गाड़ कर बोला। उसकी आंखों से निकलती वहशत और बाजुओं में बेबस होती उंगलियां सफ़ीन का सांस रोक रही थी। यह हालिब शाह का बदतरीन रूप था। काश वो उस पर भरोसा करके यहाँ ना आती, और आ ही गई थी तो इस वक्त उसके अंदर कोई ऐसी गैबी ताकत पैदा हो जाती जिससे वो पलके झपकते हुए हालिब के सामने से गायब हो जाती। मगर अभी उसके पास बस एक ही राह बची थी, उसे हालिब के आगे हाथ जोड़कर अपनी इज्जत की भीख मांगनी थी। प्लीज़ हालिब, मुझे छोड़ दे, जाने दे। मैं आपसे अपने कहे हर लफ्ज़ की माफ़ी मांगती हूँ। वो सब मैंने गुस्से में कहा था। उसकी मुझे इतनी बड़ी सज़ा मत दे। प्लीज़ प्लीज़ मेरे हालिब, मुझे छोड़ दे, ऐसा मत करें। वह हालिब के कदमों में बैठती हुई गिड़गिड़ा कर बोली। मगर आज उसकी मन्नत समाजत भी हालिब पर असर नहीं कर रही थी। शैतान पूरी तरह से हालिब पर गलबा पा चुका था। उसने झटके से सफ़ीन को अपने सामने खड़ा करके उसके मुँह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और उसे पकड़कर गुस्से में बेड पर फेंक दिया था। ये सब मुझे धोखा देने से पहले सोचना चाहिए था माय डियर वाइफी। मैंने तो आपको मौका दिया था, मगर आपने फिर मुझे धोखा दिया। और इतना वावेला करने वाली तो कोई बात ही नहीं है। ये तो आपके माशरे में आम सी चीज़ है। यहाँ तो रोज़ ये सब कुछ होता है। फिर मैं कौन सा गुनह कर रहा हूँ? शोहर हूँ आपका, निकाह किया है आपसे और अब अपना हक वसूल कर रहा हूँ। और आप 18 साल की हो चुकी एक बालिग लड़की है। यहाँ भी मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया है। मैं सब काम थ्रू प्रॉपर चैनल कर रहा हूँ। आज मैं आप पर अपने नाम की मेहर लगाना चाहता हूँ, ताकि किसी और के करीब जाने से पहले आपको याद रहे कि आप मेरी अमानत है। मेरी आप पर सिर्फ हालिब शाह का हक है। और आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मोहब्बत में धोखा देने वालों को कैसी सज़ा दी जाती है। वो अपनी शर्ट के बटन खोलता और तेज़ी से सफ़ीन पर झपटा। सफ़ीन ज़ोर से चिल्लाई थी, लेकिन वो उसे लम्हों में बेबस कर गया। उसकी मजबूत गिरफ्त में फड़फड़ाती रही। आज उसकी दिलेरी भी उसके काम नहीं आई। मज़ाहमत के तौर पर उसने हालिब की गर्दन और सीने को अपने लंबे नाखूनों से खुरचना चाहा, मगर हालिब के सन्नाटेदार थप्पड़ों ने उसका चेहरा घुमा कर रख दिया। उसके बाद उसकी मज़ाहमत बिल्कुल ख़त्म हो गई। फटी फटी आंखों से अपने वजूद पर हालिब की वहशतों को सहती हुई कुछ ही देर में अदमुई हो चुकी थी। हालिब उस वक्त मुकम्मल शैतान बना हुआ था, बेरहम और सफाक, जिसने लम्हों में सफ़ीन की ज़ात के साथ उसके दिल को भी करची करची करके बिखेर दिया था। सफ़ीन की समाअत, बसारत, गोयाई, इन लम्हों में सब कुछ ख़त्म हो गई। बर्बरियत का ये शैतानी खेल न जाने कब तक जारी रहा। सफ़ीन को कुछ होश नहीं था। न जाने कितनी देर बाद हालिब ने अपने तौर पर सफ़ीन को उसकी असली सज़ा देकर किसी बेजान गुड़िया की तरह एक तरफ धकेल दिया था और ख़ुद फातिहाना नज़रों से उसके दिलकश चेहरे को देखने लगा था। ये थी वो सज़ा जो मैंने आपके लिए तजवीज़ की थी। मुझे धोखा देने की सज़ा, मुझे बेवफाई करने की सज़ा, मोहब्बत का नाटक मुझसे और मुलाकातें किसी और से। नॉट फेयर माई डियर वाइफी। आप शुक्र करें कि आपकी बेशर्मी को अपनी आंखों से देखकर भी मैंने आपसे निकाह किया, इज्जत बनाया है अपनी। आपकी तरह धोखा नहीं दिया। अगर ताल्लुक़ बनाया है तो जायज़ ताल्लुक़ बनाया है, गुनाह नहीं किया।
आपको अपना नाम दिया। आज के बाद से आप हमेशा याद रखिए कि आप मेरी अमानत है। सर से पाँव तक आप पर बस मेरा हक है। आज का दिन आपको याद दिलाता रहेगा, मेरे सिवा किसी और को आपको छूने का हक नहीं है। और उस कमीने को तो अब मैं आपके आसपास भी ना देखूं। यहाँ इस पेशानी को चूमता है ना वो। हालिद ने एक और थप्पड़ सफ़ीन के मुंह पर मारा। आइंदा मुझे आपके साथ नजर आया ना तो जान निकाल लूंगा उसकी। अभी तो मैंने उस बेगैरत को इसलिए छोड़ दिया कि मुझे पहले असल सबक को आपको सिखाना था, मगर आइंदा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। और आपका तो मैं आज से भी बुरा हशर करूंगा, इतना बुरा कि सोच कर भी आपकी रूह कांप उठेगी। और ये मत सोचना कि मेरे जाने के बाद आप आज़ाद हो जाएगी। पाकिस्तान जाने के बाद भी आपके लम्हे लम्हे की खबर रखूंगा मैं। गॉट इट। वो सफाकी से सफ़ीन के बाल मुट्ठी में दबोचता हुआ उसका चेहरा देखने लगा। वो शायद अब रोते रोते भी थक गई थी। तभी हालिब का थप्पड़ खाकर भी उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं आया। वो साकित पड़ी अपनी बेतासुर आंखों से छत को घूर रही थी। एक पल को तो हालिब को उस पर सचमुच किसी बेजान गुड़िया का गुमाना हुआ, जैसे सफाकी से तोड़ मरोड़ कर फेंक दिया गया हो। फिर वो झटकता उठकर बैठ गया। चलिए अब आपको वापस छोड़ाऊँ। आपको यहाँ लाने का मकसद पूरा हो गया। और ये इतने सदमे में क्यों हैं आप? ऐसा भी क्या हुआ है जो इतना ओवर रिएक्ट कर रही है? वो उसको झटके से खींचकर उठाता हुआ बोला। वो किसी टूटी हुई डाल की तरह हालिब के सीने से अलग ही। हालिब ने उसे खुद से अलग करके उसकी बेहद खूबसूरत आंखों में देखा, जहाँ इस वक्त कोई भी तासुर न था। वह अनजान नजरों से हालिब की शक्ल देख रही थी। फिर उसकी नजरें सफ़ीन के होंठों पर पड़ी। इसके होंठ के किनारे से निकलते खून को हालिब ने अपने अंगूठे की मदद से जख्म समेत रगड़ डाला। फिर भी उसके चेहरे पर तकलीफ का कोई तासुर नहीं उभरा था, जिस पर झुंझला गया। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है आपके फजूल ड्रामे देखने का। जल्दी से उठे, मैं आपको छोड़कर घर छोड़ दूं। इस तरह एक्टिंग करके आप मेरी हमदर्दियाँ नहीं समझ सकती। जो कुछ आपने किया है ये उस गुनाह की एक छोटी सी सज़ा है, इसलिए ड्रामेबाजी बंद करें। बेरहमी से बोलता सफ़ीन को झटक कर पास पड़ी अपनी शर्ट उठाकर पहनने लगा। उसके बाद से सफ़ीन बिना किसी रिएक्शन के रोबोट की तरह हालिब की दी गई हिदायतों पर अमल करती रही। उसकी कही एक एक बात पर सपाट तासुर के साथ सुनकर अमल करती जा रही थी। फिर उसके साथ घर से निकलने से लेकर बाहर कार तक पहुंचने पर भी खामोशी रही। इस दौरान उसकी आंख से एक आंसू भी नहीं गिरा था। हालिब हैरान होता गाड़ी स्टार्ट कर गया। सफ़ीन अब भी किसी मुजस्समे की तरह साकित सी सीट पर बैठी थी, जबकि हालिब भी खामोशी से ड्राइव करने लगा। वो दोनों इस वक्त एक खूबसूरत से चिल्ड्रन पार्क में एक दूसरे के आमने सामने खामोश बैठे थे। एक के पास कहने को बहुत कुछ था, मगर वो कंफ्यूज था, तो दूसरे के पास अपने यहाँ तक आने का तजस्सुस परेशान कर रहा था। मगर वो मुश्किल लब भेंटे बैठी हुई थी। ये दिन का वक्त था, बच्चों के स्कूल का टाइम था, इसलिए पार्क वीरान पड़ा था। कुछ लोग सर्दी की वजह से भी पार्क आने में परहेज कर रहे थे। हालांकि दिन में बर्फबारी तकरीबन ना होने के बराबर थी और मलगर्जी सी धूप की चमक चारों तरफ फैली हुई थी। कई मिनट कुछ कहने ना कहने की कश्मकश में गुजर गए, मगर आज का दिन यहाँ उनके क़याम का आखिरी दिन था। इसीलिए इसी ख्याल से उसने हौसला करते हुए बात का आगाज़ किया। मैं आपका सुबह से वेट कर रहा हूँ महरूसा। बहुत कुछ कहना है आपसे, मगर समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ। और दरअसल मैंने कभी इससे पहले किसी भी लड़की के लिए ऐसा फील नहीं किया जैसा मैं आपके लिए कर रहा हूँ। आई नो अभी आप कम उम्र है और इस उम्र में ये सब सोचना भी एक गलत अमल है, मगर मेरा मसला ये है कि मैं आपसे आज यहाँ से चला जाऊँगा। और जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ महरूसा कि मुझे आपसे बेहद मोहब्बत है, शदीद मोहब्बत। जिस दिन से मैंने आपको देखा है मैं आपके लिए बहुत स्पेशल फील कर रहा हूँ। ये फीलिंग बहुत खूबसूरत है यार। आई जस्ट कांट एक्सप्लेन बट येस इट्स लव, ट्रू लव। वो आंखें मूंदते हुए जज़ब से बोला। महरूसा हैरत से मुंह खोले उसकी शक्ल देख रही थी। रियली आप मुझसे लव करते हैं, जैसा स्नो वाइट से उसके शहजादे ने किया था? महरूसा ने हैरत से आंखें फैलाते पूछा। उसकी बात सुनकर आदि का मुंह भी हैरत से खुला रह गया। जी स्नो वाइट? आदि की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। बोले ना सच में स्नो वाइट के शहजादे जैसा लव करते हैं? वाह, क्या आपको पता है मिस्टर आदिल, स्नो वाइट को उस शहजादा उसकी जादू करने से माँ से बचाता है और फिर अपने साथ अपने शीश महल में ले जाता है। मुझे उनकी लव स्टोरी इतनी पसंद है कि मैं अब तक 73 टाइम्स ये मूवी देख चुकी हूँ। आपने स्नो वाइट की स्टोरी देखी है मिस्टर आदिल? वह से अपनी शक्ल देखते आदि से बोली। जी मैंने देखी है, मूवी अच्छी है। वो कुछ हद तक अपनी हैरत छुपाता हुआ बोला। वो समझ गया था कि उसकी मोहब्बत अभी तक बचपन की हदूद से बाहर नहीं निकली थी। सच? आई जस्ट कांट बिलीव दिस। आप मुझसे लव करते हैं? मैं सफ़ीन को बताऊंगी, वो बहुत खुश हो जाएगी। आपको पता है सफ़ीन को भी आपके फ्रेंड मिस्टर हालिब से ट्रू लव है। वो राजदारी से आदि की तरफ झुककर बोली।
अंदाज ऐसा था जैसे कोई बहुत बड़ा टॉप सीक्रेट मिशन उसके साथ शेयर कर रही हो, जिस पर आदि ने लब भेजकर अपनी मुस्कुराहट रोकी। मुझे पता है मेहरुसा, वो दोनों एक दूसरे से ट्रू लव करते हैं और अब तो वो दोनों एक रिश्ते में भी बन चुके हैं, मतलब मोहब्बत के रिश्ते में। क्या आप मेरे साथ मोहब्बत के रिश्ते में बनना चाहेगी मेहरुसा? आदि ने आंखों में आंस लिए मेहरुसा से पूछा, जिसने जोर शोर से इस बात में सर हिलाया, मगर अचानक उसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात आ गए थे। मगर मिस्टर आदिल, सनम कहती है कि मैं अभी बहुत छोटी हूँ, जबकि 3 दिन बाद मेरी 17वीं बर्थडे है, और आपको पता है मेरी सनम और सफ़ीन की बर्थडे एक ही मंथ में होती है। मेरी बर्थडे उन दोनों के 4 दिन बाद होती है, मेहरुसा ने बड़े फ़ख्र से बताया। तभी आदि को उसके लिए खरीदे गिफ्ट याद आए। उसने अपने पास बेंच पर रखा शॉपिंग बैग उठाया। ओह, आई विश आपकी बर्थडे पर मैं भी यहाँ होता, बट कोई बात नहीं, ये ले, ये मेरी तरफ से आपके लिए आपका बर्थडे गिफ्ट। प्लीज़ मना मत करना आप, मैंने बहुत दिल से ये आपके लिए लिया था, मगर मुझे नहीं पता था कि आपकी बर्थडे आने वाली है। वैसे कोई बात नहीं, मैं ना सही मेरा तोहफा तो आपके पास होगा, और हाँ, इस बैग में कार्ड भी है जिसमें मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। आप जब दिल चाहे मुझसे कांटेक्ट कर सकती है। आदि ने एक भारी सा शॉपिंग बैग मेहरुसा के हाथ में थमाया, जो गिफ्ट देखते ही खुश हो गई। मिस्टर आदिल, थैंक्स फॉर द गिफ्ट, मुझे गिफ्ट बहुत पसंद है, सच में। वो बैग लेकर खुशी खुशी बोली, मगर फिर अचानक ही वो बैग एक तरफ रखती हुई मुंह लटका कर बैठ गई। क्या हुआ मेहरुसा, आप उदास क्यों हो गई? आदिल ने उदास बैठी मेहरुसा से इस्तफसार किया। मैं इसकी वजह से अपसेट हूँ मिस्टर आदिल, वो बैग की तरफ इशारा करती बोली। मैरून और वाइट पट्टी के प्लेन कोट के साथ, मैरून और वाइट लाइनिंग के स्कर्ट के साथ, वाइट शर्ट और गले में मैरून बड़ी सी वो लगाए, गोल्डन ब्राउन लंबे सिल्की बालों की पोनी बनाए, वाइट फूलेन की टाइट्स पहने, वो इस वक्त बेहद क्यूट एंड इनोसेंट लग रही थी। आदि ने मुस्कुराकर इस छोटी जलपरी को देखा जो उसके सामने मुंह लटकाए बैठी हुई थी। मुझे मेरे सब अपने आदिल नहीं आदि कहते हैं। मुझे खुशी होगी अगर आप मुझे मिस्टर आदिल की बजाय आदि कहेंगे तो। और आप उसकी वजह से क्यों उदास है? यह आपके लिए बहुत दिल से लाया हूँ, प्लीज़ ये आप रख ले, मुझे खुशी होगी। क्या आप चाहती है कि यहाँ से मैं मायूस होकर वापस लौटूँ? यही चाहती है आप? बोले, आदि ने आस भरे लहजे में कहा। मेहरुसा एक नज़र से देखकर नफ़ी में सर हिलाने लगी। तो प्लीज़ आप ये रख ले ताकि मैं यहाँ से खुशी खुशी वापस जाऊँ। आदि ने बैग मेहरुसा की गोद में रख दिया। मेहरुसा ने एक नज़र से देखकर बैग थाम लिया, फिर कुछ सोचते हुए उसमें मौजूद सामान उसके सामने ही निकाल कर अपने बड़े से स्कूल बैग में रखने लगी। आदि ने महसूस होकर उसकी हरकत देखी। मुझे गिफ्ट बहुत पसंद है आदि, मगर घर में सबको क्या बताऊंगी, इसलिए सब बैग में रख रही हूँ ताकि कोई देख न ले। घर जाकर मैं इन सब चीज़ों को अपने लॉकर में रख दूंगी, क्योंकि हमारी सनम जो है ना बहुत डेंजरस है। उसने देख लिया ना तो मेरी खैर नहीं। आप अभी उसको जानते नहीं, वो बहुत स्ट्रिक्ट है। ये देखते ही कहेगी, मेहरुसा ये सब क्या है, किसने दिया तुम्हें ये? पता है ना, किसी अजनबी से कोई गिफ्ट नहीं लेते, तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें लोगों का पता नहीं है। ये दुनिया बहुत बुरी है, यहाँ अच्छे लोग बहुत कम होते हैं। ये किससे ले आई हो? जाओ वापस करके आओ। अब मैं आपको ये वापस करने पाकिस्तान थोड़ी ना जाऊंगी, और आप मुझसे ट्रू लव भी तो करते हैं, तभी तो मैंने आपसे ही ले लिया। मगर ये बात मैं अभी उसे नहीं बता सकती, इसलिए सामान बैग में रख रही हूँ। और राजदारी से दोबारा उसकी तरफ झुकी, मुँह बनाते सनम की एक्टिंग करके बता रही थी। आदि जो कब से उसके फेशियल एक्सप्रेशंस पर अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा था, बात के इख्तिताम पर खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया, जोर से कहका लगाकर हंस दिया। वो वाकई अभी बिल्कुल बच्ची थी। फिक्र मत करें, वो आपसे कुछ नहीं कहेंगी। अगर आप मेरी उनसे बात करवा दें तो वैसे मुझे काम है उनसे। क्या आप उन्हें यहाँ बुला सकती हैं? आदि अब रकीम के लिए रास्ता आसान कर रहा था। आखिर उससे इतनी भारी रकम वसूल की थी, कुछ तो हक अदा करना ही था। सनम से काम है, मगर क्या आदि आप नहीं जानते, वो वैसे तो बहुत शरीफ है, मगर लड़कों के मामले में बहुत खड़ूस है। पता है, वो लड़कों से बुरी तरह एलर्जिक है, इसीलिए किसी भी लड़के से बात करते वक्त ना वो ऐसी हो जाती है जैसे अभी उसका खून कर देगी। वो अपनी दोनों आंखें फैलाकर एक हाथ से उसके दिल में नादीदा चाकू मारती हुई बोली। आदि उसके मासूम से अंदाज पर दोबारा हंसने लगा। उसकी इन मासूम अदाओं को अपनी आंखों के रास्ते दिल में जज़ब कर रहा था। दोनों हाथों की मुट्ठी पर अपना चेहरा टिकाए मुस्कुराती नज़रों से छोटी जलपरी को देख रहा था, जिसकी चमकती नीली आंखें एक्सप्रेशंस के साथ छोटी बड़ी हो रही थी। डोंट वरी मेहरुसा, आप फिक्र मत करें। ये बताया कि आप उन्हें बुला सकती हैं यहाँ कुछ देर में? आदि ने एक बार फिर से कहा। लेट मी ट्राई। वो अकेली कॉलेज ही मुश्किल से आती है। आज तो सफ़ीन और आयशा भी नहीं आई। सफ़ीन की तो कल से तबीयत ही ख़राब है, और आयशा भी उसकी वजह से नहीं आई। ऐसे में मुझे नहीं लगता वो आएगी। मेहरुसा परेशानी से बोली। मगर आप ट्राई तो करें। वो अभी बसित था।
ओके मैं कॉल करती हूँ, उसकी 1 बजे लास्ट क्लास होती है। लाए अपना सेल दे, मैं स्कूल सेल लेकर नहीं आती। उससे सेल लेकर बोली। आदि ने खामोशी से अपना सेल उसके हाथ में दे दिया। वो अनजाने में उसका काम आसान कर रही थी, मगर ये बात उस पगली को कौन समझाता। मगर वो मेरे नंबर से कॉल पिक कर लेगी। आदि ने महरूसा से पूछा। आप चुप रहे ना, पहले से ही मुझे उससे डर लग रहा है। इस तरह टोकते रहेंगे तो मैं कॉल नहीं करूंगी, उसे वार्न करती बोली। आदि उसकी धमकी पर फौरन होठों पर उंगली रखकर बैठ गया। महरूसा सरहाती नजरों से उसे देखती कॉल लगाकर सनम के कॉल पिक करने का वेट करने लगी। सनम ने कॉल काफ़ी बेल्स के बाद कॉल पिक की थी। महरूसा को यकीन था अनजान नंबर होने की वजह से वो कॉल उठाते हुए हिचकिचा रही होगी। हेलो सनम, तुम कहाँ हो? घर के लिए निकल रही हो? ठीक है, फिर जल्दी से मेरे स्कूल के पास जो चिल्ड्रन पार्क है वहाँ आ जाओ, मैं वही हूँ। तुम प्लीज़ मुझे पिक कर लो ना यहाँ से। मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ? अरे वो सब मैं बाद में बताऊँगी, तुम बस जल्दी आ जाओ। अच्छा ओके। महरूसा ने जल्दी से बात खत्म करके सेल वापस आदि को पकड़ाया और खुद सामने लगे सीसॉ पर जाकर बैठ गई। आदि आ जाए जल्दी से यहाँ, वो उसे इशारे से अपने पास बुलाने लगी। आदि जो रकीम को मैसेज कर रहा था उसे उस पार्क का पता देकर जल्दी जल्दी पार्क आने के लिए कहा। फिर मुस्कुराकर सेल जैकेट में रखता हुआ महरूसा की तरफ बढ़ गया और उसके सामने सीसा के दूसरे पल्ले पर जाकर बैठ गया। उसके बैठते ही महरूसा की तरफ वाला पल्ला ऊपर की तरफ उठ गया। ओह, आप तो बहुत भारी है। मैं पूरी ऊपर उठ गई, अब नीचे कैसे आऊँगी? बैलेंस ही नहीं बनेगा। उठे आप, हम वहाँ सामने स्लाइडिंग करेंगे। वो सामने स्लाइडिंग की तरफ इशारा करते बोली। उसकी बात सुनता आदि अचानक ही उठ खड़ा हुआ। नतीजतन वो झटके से डाउन होकर नीचे फर्श पर जाकर गिर गई। आदि घबरा कर जल्दी से उसके पास पहुंचा, जहां जोर जोर से रोती वो आदि को बुखलाहट मुब्तला कर गई थी। ये आपने क्या किया? मुझे फेंक दिया, बहुत गंदे हैं आप। बात ही नहीं करूंगी मैं आपसे। महरूसा खुद पर झुके आदि को पीछे धक्का देती बोली, जो उसे उठाने के इरादे से झुककर सहारा देने के लिए उसका हाथ पकड़ना चाह रहा था और खुद उठ खड़ी हुई। आदि अचानक पड़ी अफ्ताद पर परेशान होकर रह गया। आई एम सॉरी महरूसा, प्लीज़ मुझे ध्यान नहीं रहा कि मेरे उठते ही आप गिर जाएगी। सॉरी प्लीज़, दिखाएं कहाँ पर लगी है। उसका हाथ पकड़कर घूम घूम कर चारों तरफ देखने लगा। कहीं नहीं लगी, मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी, अब मैं जा रही हूँ। वो मुँह बसोड़ती बोली। आदि बुरा फंसा था, बनती बात बिगड़ती हुई दिखाई दे रही थी। वो अपना बैग उठाती पार्क के बाहर जाने लगी। महरूसा प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हो, प्लीज़ आई एम सॉरी। स्नो वाइट अपने शहजादे से इस तरह नाराज़ नहीं होती जैसे आप होकर जा रही। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, गलती हो गई मुझसे, प्लीज़। और रिक्वेस्ट करता हुआ उसके सामने जाकर खड़ा हुआ। महरूसा ने रुककर एक नाराज़ नज़र सामने खड़े आदि पर डाली, फिर अपना मुंह बनाकर बोली। हाँ, कह तो आप ठीक रहे, मैं स्नो वाइट अपने शहजादे से नाराज़ नहीं होती। मैं भी नाराज़ नहीं होंगी, लेकिन आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। पहले प्रॉमिस करें कि जो मैं कहूँगी वही करेंगे। महरूसा उसके सामने अपना नन्हा सा हाथ फैलाकर बोली। वो छोटी सी लड़की उसके सामने अब शर्तें रख रही थी। वाह आदि, क्या वक्त पड़ा है तुझ पर। मुस्कुराकर बड़बड़ाते उसने उसके फैले हुए हाथ पर अपना मजबूत हाथ रख दिया। ओके बताए क्या करना है मुझे? उसकी नीली झील सी आंखों में देखकर बोला। सनम यहाँ आ रही है, वो जब यहाँ आएगी आपको उससे कहना है मेरी स्कूल बस आज मिस हो गई थी। मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से घर जाने के लिए निकल रही थी कि रास्ते में आप मिल गए। फिर थोड़ी दूर चलते ही आपकी गाड़ी ख़राब हो गई तो हम यहाँ आ गए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं फिर उसे सब सच बता दूंगी कि आप बात करने के बहाने मुझे यहाँ लाए हैं और आपकी वजह से ही मैंने अपनी बस भी मिस की है। हाँ। वो आगे की तरफ झुकी, धमकी देने वाले अंदाज में आंखें सुकेड़ कर से वॉर्न कर रही थी। उफ, महरूसा की चालाकियाँ। आदि उसको देखकर इस बात में सर हिलाता हुआ मुस्कुरा दिया था। हालांकि बात किसी हद तक दुरुस्त थी। वो सुबह घर से निकलकर उसके लिए कार्ड्स और फूल लेता हुआ उसके स्कूल के बाहर ही उसका वेट कर रहा था, जहाँ 2 घंटे के सब्र आसमा इंतजार के बाद ठीक 1 बजे वो गेट से निकलती दिखाई दी थी। इतने सारे बच्चों की भीड़ में भी वो उसे पहचान गया था। फिर तेजी से लपक कर वो उसके पास पहुंचा था। महरूसा अपने स्कूल बस की तरफ बढ़ रही थी कि अपने एकदम पास आकर रुकते हुए आदि को देखकर वो काफ़ी हैरान हुई थी। अस्सलाम वालेकुम महरूसा, मुझे आपसे बात करनी थी, तो आप कुछ देर रुक सकती है? वो शाइस्तगी से मुस्कुराता हुआ बोला था। महरूसा के साथ चलती उसकी क्लासमेट्स ने उस हैंडसम से एशियन लड़के को अजनबी जुबान में महरूसा से बात करते देखा और नासमझी से महरूसा को देखने लगी। ये मेरे कज़िन हैं, मुझे लेने आए हैं, आज मैं घर उनके साथ जाऊँगी, तुम लोग जाओ। इंग्लिश में अपनी क्लासमेट्स को जवाब देती हुआ आदि को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। फिर उसको अपने साथ स्कूल से कुछ दूर बने इस पार्क में भी वही लाई थी। ओके कह दूंगा। और कुछ? वो मुस्कुराता बोला तो नफ़ी में सर हिलाती मुस्कुराई थी और अपने हाथ पर रखा उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई स्लाइड्स की तरफ बढ़ गई। आदि उसके साथ खींचता चला जा रहा था। चले स्लाइडिंग करते हैं, पहले आप ऊपर से स्लाइडिंग करते आए, फिर मैं आती हूँ। वो अपना बैग साइड में बिछी बेंच पर रखते हुए अपना कोट उतारकर बैग पर रख रही थी। आदि उसकी हरकतों पर मुस्कुराता हुआ स्लाइडिंग की बैक साइड
सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। उसके पीछे पीछे वो भी दौड़ती हुई आई। फिर आगे पीछे वो दोनों स्लाइडिंग करते हुए एक्साइटेड होकर जोर जोर से चिल्लाए थे। सबसे ऊंची आवाज़ महरूसा की थी, हालांकि स्लाइडिंग नॉर्मल से कुछ ही ऊंची थी। फिर जैसे इस खेल में महरूसा को मज़ा आने लगा, वो बार बार भागते स्लाइडिंग की सीढ़ियाँ चढ़ती और स्लाइड पर बैठकर फिसलती नीचे आती। आदि भी उसको फॉलो करता हुआ भागम भाग सीढ़ियाँ चढ़ रहा था और महरूसा के पीछे पीछे स्लाइड्स पर फिसलता हुआ नीचे जाता, फिर वापस सीढ़ियों की तरफ दौड़ता। जोर शोर से चलता ये गेम बहुत देर से इसी तरह चलता रहा और आगे भी चलता रहता अगर रकीम आकर बीच में मुदाखलत न करता। वह अभी अभी ही पार्क में दाखिल हुआ कि उसे उन दोनों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आई। उनकी आवाज़ें सुनकर वो दौड़ता हुआ स्लाइड्स तक पहुंचा और उन दोनों के करतब आंखें फाड़ कर देखने लगा, जो शरारत से एक दूसरे के साथ शायद रेस लगा रहे थे कि कौन पहले स्लाइड्स की सीढ़ियों पर चढ़कर स्लाइड तक पहुंचता है और स्लाइडिंग करता नीचे जाता है। रकीम मुंह खोले उन दोनों की फुर्तियां देख रहा था। आदि, क्या कर रहा है तू? मैं आ गया हूँ। जब काफ़ी देर भी वो दोनों एक साथ खेलते हुए उसको नोटिस करने को तैयार नहीं हुए तो रकीम झुल्ला कर बोला, ओह रकीम, तू आ गया, रुक आया मैं। स्लाइडिंग करता ऊपर से नीचे आता हुआ बोला। महरूसा भी सीढ़ियों तक पहुंचकर दौड़ती हुई स्लाइड पर जा रही थी। हुफ, मज़ा आ गया, कितने अरसे बाद ऐसे एंजॉय किया है। थैंक्स टू महरूसा, मेरी जलपरी। तो भी कुछ देर पहले आ जाता ना तो सच बड़ा मज़ा आता। हम कब से यहाँ स्लाइड कर रहे हैं। सनम को महरूसा ने कॉल कर दी है, वो बस अभी आती होगी। बल्कि आती क्या होगी, ले वो आ गई। अपनी सांसें दुरुस्त करता आदि रकीम के कंधे पर हाथ फैलाकर अभी बोल ही रहा था कि उसे गेट से अंदर दाखिल होती सनम दिखाई दी। रकीम ने भी परेशान सूरत लिए अंदर आती सनम को देखा, जो हिरासा नज़रों से चारों तरफ देख रही थी। यकीनन सुनसान पड़े पार्क को देखकर वो डर रही थी। चल महरूसा को भेजते उसे लेने, डर रही है बेचारी। आदि रकीम को लेकर महरूसा के पास आ गया। महरूसा, सनम आ गई है, जल्दी से आए, वो शायद आपको ढूंढ रही है। आदि ने स्लाइडिंग करती महरूसा को देखकर कहा, जिसने अभी रकीम को देखा था। ओह हाय मिस्टर रकीम, आप कहाँ से आ गए यहाँ, और सनम कहाँ है? ओह वो रही, मैं लाती हूँ उसे, और आप उससे वही कहना जो मैंने कहा है। ओके, आपको जो भी बात करनी है जल्दी कर लेना, हमें घर भी जाना है, मम्मा वेट कर रही होंगी। वो आदि और रकीम से बोलती हुई भागती हुई सनम के पास चली गई। क्या है यार, ये तो बिल्कुल बच्ची है अभी। फहीम ठीक कहता है, बच्ची से आशिकी मत कर। उसकी हरकतें देखकर लगता है तुझे उसको पहले पालना पड़ेगा, अब्बा बनकर तरबियत करनी पड़ेगी इसकी, उसके बाद शादी कर सकेगा। रकीम लब भेजकर मुस्कुराहट दबाते बोला, जबकि आदि उसको तेज नजरों से देखने लगा। हो गई बकवास। फहीम तो ये भी कहता कि बंदे की शक्ल अच्छी ना हो तो वो बात ही अच्छी कर लेता। तूने अगर बात अच्छी नहीं करनी तो बेहतर है कि अपनी चोंच बंद रख। वो जैसी है मुझे दिलो जान से कबूल है। मुझे पूरा यकीन है कि गुजरते वक्त के साथ वो ठीक हो जाएगी और मेरी फीलिंग्स को बहुत अच्छी तरह ना सिर्फ समझेगी बल्कि मुझसे भी मोहब्बत करने लगेगी। मैं जानता हूँ अभी बचपना है उसमें, मगर ये उसकी उम्र का तकाजा है। उन छोटी छोटी चीज़ों से अगर उससे खुशी मिलती है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि मैं उसकी खुशी में खुश हूँ। उसकी इसी मासूमियत का तो मैं दीवाना हूँ। वो हमेशा भी ऐसे ही रहे तो मैं 100 जान से उस पर मरने को तैयार हूँ, समझा। वो जोर से रकीम के कंधे पर धप मारते बोला, जो सामने से अपनी तरफ आती महरूसा और सनम को देख रहा था। अस्सलामुअलैकुम। बहुत शुक्रिया मिस्टर आदिल, आपने एक बार फिर महरूसा की हेल्प की। उसे यूं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफ़र करने की आदत नहीं है, और अब से तुम स्कूल बस से नहीं जाओगी। ये दूसरी बार है जब तुमने अपनी बस मिस की है। मैं आज ही पापा से कहूँगी, आज से तुम हमारे साथ जाना आना करोगी, ओके? सनम ने एक साथ आदि और महरूसा दोनों से मुखातिब होते हुए कहा। रकीम को उसने फिर से नज़रअंदाज कर दिया था, जिस पर रकीम मायूस सा हो गया। इट्स ओके मिस सनम, कोई बात नहीं, हो जाता है ये, ठीक है। आप अब महरूसा को अपने साथ ले जाया करें। ये भी अभी इतनी मैच्योर नहीं है, इसलिए एहतियात अच्छी है। वो खुद को गुस्से से घूरती महरूसा को देखकर बोला, जो गुस्से से नाक फुलाकर उसे देख रही थी। चलो अब चलते हैं। थैंक्स मिस्टर आदिल, अल्लाह हाफिज़। चलो महरू। एक्सक्यूज़ मी मिस सनम, मुझे आपसे बात करनी थी। क्या आप कुछ देर मेरी बात सुन सकती है? जस्ट फ्यू मिनट्स ओनली प्लीज़। सनम महरूसा का हाथ थामकर आगे बढ़ ही रही थी कि रकीम ने उसे आवाज़ देकर रोक लिया। सनम, आप सुन रही है ना? मुझे आपके कुछ मिनट्स चाहिए बस, फिर बेशक आप चली जाएं। रकीम एक बार फिर खामोश खड़ी सनम से बोला, जो हैरान खड़ी महरूसा का हाथ पकड़े हुए थी। महरूसा चले, हम सामने वाले झूले पर चलते हैं, तब तक ये लोग बात कर लेंगे। आदि महरूसा के पास आकर बोला। मगर वो बात आप, महरूसा हिकलाती हुई बोल ही रही थी कि आदि उसका हाथ पकड़कर अपने साथ खींचते हुए आगे बढ़ गया। सनम, मुझे तो नहीं पता कि
जो मैं कहने जा रहा हूँ उस पर आपका क्या रिएक्शन होगा, मगर मैं इतना जानता हूँ कि अभी नहीं कह पाया तो कभी नहीं कह पाऊँगा। और आज तो वैसे भी हम यहाँ से जा रहे हैं, तो जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ सनम कि आई लव यू सो मच। मैंने जिस दिन पहली बार आपको मॉल में देखा था उसी दिन मुझे आपसे मोहब्बत हो गई थी, बेतहाशा, बेहद। क्या आपको भी मैं पसंद हूँ? वो अपनी आंखों में चाहत के रंग लिए उसके सामने आया। रकीम की बात सुनकर वो बेसाख्ता मध्यम पड़ती धड़कनों के साथ थम कर रह गई। जिसका डर था वही हुआ। रकीम शाह को पहली बार एक नज़र देखकर ही वो समझ गई थी कि उसके दिल में सनम के लिए कुछ खास है, बहुत खास, ऐसा खास जिसकी वो कभी पजीराई नहीं कर सकती थी। और आज उसका डर सामने आ गया। उसको देखने की हिम्मत अपने अंदर नहीं रखती थी, इसलिए सर झुकाए खामोश खड़ी रोने लगी। हमेशा की तरह बेहद डर गई थी। उसके हाथों की लर्जिश और आंखों से बहते आंसुओं को देखकर रकीम हैरान रह गया था। सनम, आर यू ओके? क्या हुआ है? क्यों रो रही हैं आप? बताएं ना, कुछ बुरा लगा आपको तो सॉरी। वो परेशान सा होकर पूछने लगा, फिर आगे बढ़कर दोनों हाथों से सनम के बहते हुए आंसू साफ करने लगा था। उसके हाथ अपने चेहरे पर महसूस करते हुए करंट खाकर पीछे हुई और सहमी नजरों से रकीम को देखने लगी। सनम, आप रो रही है तो बस इसीलिए? वो चाहती लहजे में बोलता हुआ दोबारा से जैसे उसकी तरफ बढ़ा, उसने जोर से उसका धक्का दिया और चिल्लाती पीछे हटी। हाथ मत लगाना मुझे, पास मत आना, जाओ, चले जाओ, हाथ मत लगाना मुझे, नफरत करती हूँ मैं तुमसे, शदीद नफरत करती हूँ। सुना तुमने? वो जोर जोर से चिल्लाती बोली। उसकी चीखने की आवाज़ सुनकर आदि और महरूसा भागते उसके पास आए। रकीम हैरान सा सामने ज़मीन पर गिरा सनम का अजीब व गरीब रिएक्शन देख रहा था, जो लरसती कांपती हुई अपने पीछे मौजूद पेड़ से जा लगी थी। चलो महरू, चलो यहाँ से। वो अपने पास आती महरूसा का हाथ पकड़कर लरसती जुबान बोली। मगर क्या हुआ सनम, क्यों रो रही हो तुम? महरूसा रोती हुई सनम का हाथ पकड़कर बोली। चलो, जल्दी चलो। वो महरूसा का हाथ पकड़कर तेजी से दौड़ते कदमों के साथ वहां से निकलती चली गई। पीछे आदि और रकीम हैरान नजरों से पार्क से निकलती सनम और उसके साथ परेशान सी महरूसा की पुश्त को देखते रह गए। फहीम अपार्टमेंट से सीधा मॉल पहुंचा था, जहाँ उसने बच्चों के लिए उनकी फरमाइशी लिस्ट के मुताबिक चीज़ें ले ली। उसकी शॉपिंग और पैकिंग सभी तकरीबन मुकम्मल थी। आयशा के लिए एक बहुत कीमती रिंग जो वो पहले ही खरीद चुका था, अब उसका इरादा सीधा उसके कॉलेज जाकर उससे मिलने का था। रकीम और हालिब तो शायद वहाँ पहुँच भी चुके थे। वो कितने ही देर से रकीम और हालिब का नंबर मिला रहा था, मगर दोनों में से कोई कॉल पिक नहीं कर रहा था। अभी वो कैब लेकर आयशा के कॉलेज जाने की सोच रहा था कि तभी आदि की कॉल आने लगी। हेलो कमीने, कहाँ हो तुम? मिल लिया उस छोटी जलपरी से? कैसी रही मुलाकात? कह दी अपने दिल की बात या नहीं? वो शरारत से मुस्कुराता हुआ बोला। हाँ यार, कह तो दी, मगर बदले में जो जवाब उसने दिया ना, बस बताने लायक ही नहीं। आदि उदासी से बोला। खुदा खैर करे, ऐसा क्या बोल दिया? कहीं तो खुदा न खास्ता तुझे भाई वाई तो नहीं बना लिया? फहीम चलते चलते बात कर रहा था। दफा हो, तेरे मुंह में खाक, भाई होगा तू। मुझे तो वो अपना शहजादा मान चुकी है। उसकी फेवरेट लव स्टोरी स्नो वाइट और उसके शहजादे की, तो जैसे ही उसे पता चला कि मैं उसे ट्रू लव करता हूँ तो उसने झट से मुझे अपना शहजादा मान लिया और वो अपने इस शहजादे का ट्रू लव कबूल कर चुकी। आदि मज़े से बोला और एक नज़र अपने पास बैठे दिल गिरफ्तार से रकीम पर डाली नज़र, जो सपाट चेहरे के साथ गर्दन मोड़े बाहर रोड को देख रहा था। उसकी बात सुनकर फहीम ने ज़ोरदार कहका लगाया। वाह वाह मेरे शहजादे, मैंने कहा था ना, अभी उसे ठीक से बड़ी होने दे। मगर तुझ पर मोहब्बत का अनकंट्रोलेबल बुखार चढ़ा है। ये भी शुक्र है कि उसने कम से कम लॉ के कॉन्सेप्ट को सही कैरेक्टर्स से मिलाया। इतनी समझ तो है छोटी जलपरी में। फहीम महसूस होता हुआ बोला। अच्छा, अब काम की बात सुन। आयशा आज कॉलेज नहीं गई है क्योंकि सफ़ीन की तबीयत खराब है। लगता है कल के हादसे से अब तक बाहर नहीं आई है सफ़ीन, इसलिए तू कॉलेज मत जा, सीधा अपार्टमेंट आ जा। रकीम भी मेरे साथ है, एक मसला हो गया, उसके साथ बैठकर उसका हल निकालते। मैं अपार्टमेंट आ रहा हूँ, वहीं सब बताऊँगा तुझे। तो कहाँ है? आदि ने फहीम से पूछा। मैं शॉपिंग करके आयशा से मिलने जा रहा था, मगर अब तूने बता दिया है तो जाना कैंसिल। एक तो ये दोनों फ़ोन नहीं उठा रहे थे। चल, रकीम तो तेरे साथ है, लेकिन सफ़ीन अगर कॉलेज नहीं गई तो ये हालिब कहाँ? सैर करने निकला हुआ है। मैं उससे कहकर सफ़ीन के ज़रिए आयशा का नंबर ले लेता तो उससे बात हो जाती, आयशा शाम तक मिल भी लेता। खैर, मैं अपार्टमेंट आ रहा हूँ, तभी बात करते। फहीम बात करते हुए सामने से आती कैब को रोककर उसमें बैठ गया। ओके चल, अल्लाह हाफिज़। आदि ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी। फहीम एक बार फिर हालिब का नंबर मिलाता हुआ ड्राइवर को अपार्टमेंट का पता बताने लगा था। शाम 6 बजे का वक्त था जब हालिब ने कार मुराद विला के आगे लाकर रोकी। पूरे रास्ते सफ़ीन किसी संगी मुजस्समे की तरह साकित बैठी रही। वो जानता था शदीद सदमे से दो चार है, मगर बज़ाहिर उसके सामने लापरवाह बना हुआ था। आपका घर आ गया। सफ़ीन उतरी और अंदर जाए। उसे उसी तरह साकित और जामिद बैठे देखकर हालिब ने उसका कंधा पकड़कर हिलाया, जिस पर उसने चौंक कर कुछ देर पहले की तरह अनजान नजरों से हालिब को देखा। हालिब के मारे गए थप्पड़ों से उसका बेतहाशा खूबसूरत सफ़ेद चेहरा बिल्कुल बिगड़ कर रह गया था। कुछ देर पहले के दिए गए जख्म अब भी वाज़ेह होना शुरू हो गए थे।
होंठ का जख्म तो वो घर पर ही देख चुका था। अब वही निचला जख्मी होंठ जो उसके मारे गए थप्पड़ से फट गया था अब सूज कर मोटा हो चुका था। इसी होंठ को कुछ देर पहले गुस्से में उसने जख्म समेत मसल डाला था। होंठ के एक साइड पर गहरे लंबे जख्म की लकीर से कुछ देर पहले निकलता खून अब जमकर पपड़ी की सूरत उसके होठों के किनारे पर मौजूद था। दोनों गालों पर पड़ने वाले बेरहम थप्पड़ों से उसकी हिस्सास जिल्द जगह जगह से छिल गई थी और उंगलियों के निशान अब सूजन में बदलकर नीले रंग से वाज़ेह हो गए थे। हालिब के दांतों के निशान उसकी गर्दन पर जगह जगह गहरे जख्मों की सूरत मौजूद थे। गुस्से जुनून में हालिब ने उस नाजुक सी लड़की के साथ वहशियाना सलूक किया था। अब जबकि उसका गुस्सा उतर चुका था तो पूरे होश और हवास मुआज़े होते जख्म के साथ सफ़ीन को देख रहा था, मगर एक नज़र उसके जख्मों से चूर वजूद पर डालने के बाद वो दोबारा उसे देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसने तेज़ी से गर्दन घुमाकर उससे नज़रें चुराई थी। सफ़ीन ने अगर उसे जानवर कहा था तो आज वो वाकई में जानवर बन गया था। उसने बुरी तरह सफ़ीन को नोचक खसूटा था। आपका घर आ गया है सफ़ीन, जाए अंदर। अब वो इंडो स्क्रीन के पार देखता हुआ दोबारा से बोला, अपने हाथों से उसे इतनी अजियत देकर वो करब से तड़पते दिल की दुहाइयाँ सुन रहा था। कानों में सफ़ीन के अल्फाज गूंज रहे थे। किस शिद्दत से वो उसे मेरे हालिब कहकर पुकार रही थी, मगर मैं इंतकाम में अंधा हो गया था। क्या अशर कर दिया था उसने अपनी सफ़ीन का। हालिब का दिल सफ़ीन को अपनी वजह से इस हालत में देखकर खुद से शदीद नफरत करने लगा था। तभी उसने कार का गेट खुलने की आवाज़ सुनकर गर्दन मोड़कर उसकी पुश्त को देखा था। वो लुड़खड़ाते डगमगाते कदमों से चलती हुई अंदर जा रही थी। रेशम के लट्ठों जैसे उसके लंबे खूबसूरत सुनहरी बाल बेतरतीब और उलझे बिखरे हुए उसकी पुश्त पर फैले थे। हालिब ने जब्त से सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ सफ़ीन को तब तक देखा था जब तक वो घर का बड़ा सा गेट खोलकर अंदर नहीं चली गई। फिर हारे हुए अंदाज में अपना सर स्ट्रिंग पर टिका लिया। क्यों सफ़ीन, क्यों तुमने मुझे इंसान से जानवर बनने पर मजबूर कर दिया? क्यों किया मेरे साथ धोखा? क्यों? मैं सब माफ़ कर सकता हूँ मगर धोखा और बेवफाई नहीं। कितनी मोहब्बत की तुमसे मैंने, मगर तुमने मेरे निकाह में आने के बाद भी उस लड़के से मिलते हुए एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। अगर साथ नहीं देना था तो मुझे इस रास्ते पर लाए ही क्यों? अगर तुम्हें वही पसंद था तो मुझसे मोहब्बत का ढोंग क्यों रचाया? क्यों मुझे अपने होने का एहसास दिलाया? तुम्हारी आंखों में अपने लिए चाहत के रंग देखे थे मैंने। क्या वो चाहत झूठी थी? वो रंग इतने कच्चे थे कि किसी और के प्यार ने उन्हें लम्हों में मिटा दिया। सब कुछ अपनी आंखों से देखकर भी मैंने तुम्हें अपनाया, क्योंकि चाहता हूँ तुम्हें, इश्क करता हूँ मैं तुमसे, तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसीलिए तुम्हें अपने नाम कर लिया। लेकिन तुमने क्या किया? मेरी होकर भी किसी और को खुद को छूने की इजाज़त दी तुमने। मैं ये सब नहीं कर सकता, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया सफ़ीन, तुमने। और मेरी बेबसी की इंतहा देखो, मैं तुम्हें तकलीफ देकर खुद भी सुकून हासिल नहीं कर पा रहा हूँ। तुम्हारे साथ दरिंदों जैसे सलूक करके मैं खुद तुम्हारी तकलीफ पे आंसू बहा रहा हूँ। क्या कोई मेरे जैसा मजबूर भी तुमने देखा होगा, जो पहले तुम पर जुल्म की इंतहा करता है और फिर छुप छुप कर तुम्हारे दर्द पर रोता भी है? मैं तुम्हारा गमगुसार बनना चाहता था, मगर आज तुम पर सितम ढाने वाला बन गया। इसकी सुर्ख अंगारा आंखों से बहते हुए आंसुओं से उसका खूबरू चेहरा तर हो गया। कितनी ही देर खामोशी से रोने के बाद उसने आंसू पोंछते अपना सर स्ट्रिंग से उठाया। सामने डैशबोर्ड पर रखे टिश्यू बॉक्स से ढेर सारे टिश्यू खींचकर उसने अपने चेहरे को थपथपा कर साफ किया और दोनों हाथों से बालों को सेट करता हुआ वो खुद को काफ़ी हद तक कंपोज कर चुका था। फिर अपनी आंखें मूंद कर उसने एक गहरी सांस ली और दोबारा जब आंखें खोली तो उसकी आंखों में वही सर्द और बेनियाज सा तासुर था जो उसकी शख्सियत का खासा था। उसने एक बार फिर उसी मगरूर हालिब हसन शाह का रूप ढाल लिया, जैसे एक दुनिया उसकी बेनियाजी और गुरूर के लिए जानती थी। अंगेशन में चाबी घुमाकर कार स्टार्ट करते उसने दोबारा मुराद विला पर एक आखिरी नज़र डाली, जहां मौजूद अपनी ज़िंदगी को एक नाकाबिल इलाज जख्म देकर वो उससे दूर वापस अपनों के पास जा रहा था। न जाने कितने वक्त, कितने अरसे के लिए। जख्मों से टूट टूट दर्द से टूटता वजूद लिए डगमगाए कदमों से जिस वक्त वो अपने घर में दाखिल हुई, इस वक्त भी उसका जहन बिल्कुल खाली था। चेहरे के तासुरात बिल्कुल सपाट थे। कदम कहीं रख रही थी और पड़ कहीं और रहे थे। उसकी खूबसूरत ओशन ग्रीन आंखें इस वक्त बिल्कुल खाली और वीरान नजर आ रही थी। वह नाक की सीध में बिना रुके चलती जा रही थी, यहाँ तक कि सामने मौजूद दीवार से जा टकराई। फिर उसी दीवार के सहारे लगकर नीचे बैठती चली गई। उसने फर्श पर बैठते हुए सामने खुले पड़े मुराद विला के दरवाजे को बेतासुर आंखों से देखा। उलझे बिखरे बाल उसके चेहरे के चारों तरफ बिखरे हुए थे। उसकी बेहद खूबसूरत आंखें सामने का मंजर समझना चाहती थी, मगर उसका दिमाग उसका साथ देने से इनकारी था। खुले नीम व जख्मी लबों से वो कुछ बड़बड़ा रही थी। धीरे धीरे उसका जहन तारीख हो रहा था। उसकी खूबसूरत ग्रीन आंखें नीम व होते होते बंद होने लगी। दीवार के सहारे टिका हुआ उसका वजूद एक साइड गिरने लगा था। धीरे धीरे ढलकते वजूद को कोहनी से सहारा देते हुए उसने एक बार फिर अपनी बंद होती आंखों को खोलना चाहा, मगर पत्थर की तरह भारी होते सर और मुकम्मल तारीकी में जाते उसके जहन ने उसकी कोशिश को नाकाम बना दिया।
तेजी से बंद होती आंखों के साथ वो अपना जख्मी वजूद लिए एक साइड को गिरती चली गई। सफ़ीन को मुराद विला छोड़कर वो जब अपार्टमेंट पहुंचा तो तीनों उसे लाउंज में बैठे मिल गए। वो तीनों एक साथ हो और कोई शोर हंगामा न हो, ये नामुमकिनात में से था। हालिब उनकी संजीदा सूरतें देखता हुआ 3 सीटर सोफे पर मुंह लटकाए बैठे फ़हीम के पास ही बैठ गया। एक तो खुद भी अभी खासी जहनी टूट फूट का शिकार था, ऊपर से उन तीनों का अंदाज भी उसे काफ़ी अलग लग रहा था। रकीम सामने पड़े काउंट पर एक बाजू आंखों पर रखे लेटा था और आदि नीचे फ्लोर कुशन पर सर झुकाए बैठा हुआ था। क्या बात है, तुम तीनों की शक्ल पर 12 क्यों बजे है? कुछ हुआ है क्या? हालिब ने पास बैठे फ़हीम के कंधे पर बाजू फैलाते हुए बज़ाहिर हल्के फुल्के अंदाज में पूछा। मिल गई तुझे फुर्सत हमारा हाल पूछने की? सुबह से कितनी कॉल्स की है तुझे, मगर तूने एक का भी जवाब नहीं दिया था। कहाँ था तू? फ़हीम ने जारहाना अंदाज में अपने कंधे पर फैला हालिब का बाजू झटकते हुए कहा। नाराज़गी के इजहार के तौर पर सामने आदि के पास जाकर बैठ गया। हालिब ने हैरत से दोनों भवें उचकाते हुए फ़हीम का नाराज़ अंदाज मुलाहिजा किया। मेरी नाराज़ महबूबा, मैं ज़रा ऐसे ही हैमिल्टन का चक्कर मारने निकल गया था। आज यहाँ आखिरी दिन है तो सोचा थोड़ा घूम फिर कर एंजॉय कर लूँ। तुम तीनों तो इजहार मोहब्बत के लिए निकले हुए थे। मैं क्या करता तुम्हारे साथ जाकर, और मेरा फ़ोन साइलेंट पर था, ध्यान ही नहीं रहा देखने का। अब जल्दी से बताओ, इतने अफसोस में क्यों बैठे हो तीनों? हालिब ने दोबारा से पूछा। क्या बताए यार, आज का दिन अपने रकीम पर कितनी बिजलियाँ गिरा कर गया है। उसके दिल की दुनिया ही लुट गई। इतना शदीद सदमा मिला है उसे मोहब्बत में कि तब से ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही मुँह सिए हुए बैठा है। आदि ने सामने लेटे रकीम को देखकर कहा। जवाब भी वैसे बेहिस हरकत लेटा हुआ था। मगर हुआ क्या है? ये आज सनम से मिलने गया था ना? क्या कहा उसने? हालिब ने सोफे पर लेटते हुए पूछा। कहना क्या है, साफ इनकार कर दिया उसने, और इतने जारहाना अंदाज में इनकार किया है कि बेचारे रकीम का दिल टूट कर कच्चियों में बिखर गया। उसने कहा उसे रकीम की सूरत ही पसंद नहीं है, नफरत करती है उससे, और आगे अपनी शक्ल ना दिखाने की वार्निंग भी साथ देकर गई है। आदि ने दोबारा दिल की लहजे में हालिब को कुछ इजाफी नुकात जोड़कर बताया था, जिस पर रकीम एक झटके से उठकर बैठ गया। चेहरा शदीद तैश की वजह से सुर्ख हो रहा था। बकवास बनकर अपनी, तुझे मजाक सूझ रहा है? इधर मैं इतनी बुरी सिचुएशन में हूँ, इतना परेशान हूँ, और तू बजाय कोई हल निकालने के मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहा है। अगर कुछ कर नहीं सकता ना तो फजूल बोल भी मत, वरना मैं अभी उठाकर बाहर फेंक दूंगा तुझे, समझा? रकीम ने गुस्से से धारते हुए कहा, फिर अपना सर दोनों हाथों से पकड़कर बैठ गया, जबकि आदि कंधे उचकाता हुआ अपना सेल में गुम हो गया। हालिब ने गर्दन मोड़कर रकीम को देखा और एक नज़र सामने बैठे फ़हीम को, जो अपने मखसूस अंदाज में आंखें सुकेड़ कर रकीम का तैश भरा अंदाज देख रहा था। रकीम, व्हाट्स द मैटर? सनम ने तुझसे ऐसा क्या कहा? मुझे बता, क्या बात हुई तुम दोनों के बीच? जहाँ तक मुझे अंदाजा है वो खासी समझदार लड़की है, उसने तुझसे बिला वजह तो कुछ भी नहीं कहा होगा। कुछ गलत कह दिया क्या तूने उससे? हालिब सोफे से उठकर उसके पास आकर काउच पर बैठ गया। तुझे लगता है कि मैं उससे कुछ गलत कह सकता हूँ? मोहब्बत से भी पहले इज्जत करता हूँ मैं उसकी। मैंने सिर्फ अपने दिल की बात कही उससे, मगर उसका रवैया बहुत अजीब था। पहले तो मेरी बात सुनते ही रोने लगी, फिर जब मैंने उसके रोने की वजह पूछी और आगे बढ़कर उसके आंसू साफ करने चाहे तो उसने जोर से मुझे धक्का देकर पीछे फेंक दिया। और मुझसे ऐसी डर रही थी जैसे मैं इंसान नहीं कोई आसेब हूँ जो उसको खा जाऊंगा, और यह कमीना भी तो वहीं था। पूछ ले उससे मैंने क्या कहा था। रकीम आदि की तरफ इशारा करता हुआ बोला। सॉरी बॉस, मैं और महरूसा वहाँ तुझ पर हमले के बाद सनम के चीखने की आवाज़ सुनकर पहुंचे थे। इससे पहले क्या हुआ हमें नहीं पता। कुछ तो किया होगा तूने जो वो चिल्लाते तुझ पर झपट पड़ी थी। आज आदि फ़हीम की तरह कमीनगी के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा था। मैं मुंह तोड़ दूंगा तेरा साले अगर तूने बकवास की तो। मैंने कुछ नहीं किया हालिब, बस इतना कहा था कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। क्या वो भी मुझे चाहती है? मगर उसने कहा वो मुझसे नफरत करती है, शदीद नफरत। जब से मैंने उसे देखा है तब से अब तक मैं उंगलियों पर गिन कर बता सकता हूँ कि मैं उसे कितनी बार मिला हूँ। मैंने कभी तफसील से उससे बात तक नहीं की। फिर कैसे वो मुझसे नफरत कर सकती है? कैसे? बहुत प्यार करता हूँ यार मैं उससे, उसके बिना जीने की सोच भी नहीं सकता, मगर वो मुझसे नफरत करती है। अब कैसे कैसे मैं उसकी इस नफरत को मोहब्बत में बदलूं? रकीम रूहान से लहजे में बोला। हालिब ने पुरसोच नज़रों से उसका चेहरा देखा। इस वक्त वो काफ़ी अपसेट लग रहा था। फ़हीम अलग चेहरे पर संजीदा तासुरात सजाए बैठा रकीम की शक्ल देख रहा था। अब उसे अपना मामला खतरे में नजर आ रहा था। सनम जैसी सुलझी हुई और शांत लड़की का जब इतना शदीद रिएक्शन था तो उसकी शेरनी तो वैसे भी बहुत वाइल्ड थी। वो न जाने फ़हीम का क्या हशर करती। फ़हीम ने अपना मुतवक्का अंजाम सोचकर खौफ से एक झरझरी ली थी। तो फिक्र मत कर, उन बहनों के दिमाग ज़रा टेढ़े किस्म के हैं। प्यार की ज़ुबान जल्दी उनकी समझ में नहीं आती। उन्हें समझाने के लिए हाथ को थोड़ा सख्त करना पड़ता है। वो तो क्या, उसकी बाकी बहनें भी तुम तीनों के सिवा किसी और की नहीं हो सकती। ये वादा है मेरा तुमसे। उन तीनों की शादी तुमसे होगी। उनकी ज़िंदगी में तुम्हारे सिवा कोई और नहीं आ सकता। हालिब पुरअज़्म लहजे में बोला, जिस पर फ़हीम, आदि और रकीम ने चौंक कर एक साथ उसकी सूरत देखी थी। क्या करेगा तू? ज़बरदस्ती निकाह कराएगा इनका हमसे? जैसे कल
खुद किया था सफ़ीन के साथ। तेरे लिए ये सब बोलना बहुत आसान है क्योंकि तेरा मामला तो क्लियर है, तो उसको अपने नाम कर चुका है, मगर हमारा मसला तो अभी शुरुआती मराहिल ही तय नहीं कर पाया। फ़हीम ने तंज़िया अंदाज में हालिब पर वार किया, जिस पर वो लापरवाही से भवें उठकाकर मुस्कुरा दिया। फिर गौर से फ़हीम को देखते हुए अपनी कोनी घुटने पर टिका कर कदरे झुकते हुए उसकी आंखों में आंखें डाल कर बोला, मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार अपने डैड और मम्मी से करता हूँ, और मैं उनकी कसम खाकर कहता हूँ कि उन लड़कियों को ही तुम्हारी दुल्हन बनाकर तुम्हारे घर लाऊंगा। अगर मैं अपनी मोहब्बत जीत चुका हूँ तो तुम्हें भी तुम्हारी मोहब्बत कभी हारने नहीं दूंगा। उसके लिए जब वक्त आएगा तब देख लेना कि मैं क्या करूँगा क्या नहीं, मगर हाँ इतना तय है कि हालिब हसन शाह अपनी कसम निभाने के लिए कुछ भी कर जाएगा। कुछ भी का मतलब कुछ भी। और अगर मैं अपनी कसम पूरी नहीं कर सका तो सफ़ीन को छोड़ दूंगा, वो भी हमेशा के लिए। याद रखना। मजबूत लहजे में अपनी बात कहकर वो रुका नहीं था, झटके से उठकर वहां से निकलता चला गया। उसका अंदाज इस वक्त उन तीनों को नाकाबिले फ़हीम लगा था। जो वो कर चुका था वो तीनों जानते थे, मगर अब जो वो करना चाहता था उससे वो तीनों अनजान थे।